नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। बिहार में एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, दूसरी ओर छठ महापर्व भी चल रहा है। आज शाम को अर्घ दिया जाएगा। कल खरना था और खरना के दौरान प्रसाद पॉलिटिक्स देखने को मिली। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये। छठ महापर्व के खरना के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक कड़वाहटों को भुलाकर केंद्रीय मंत्री एलजेपी के चिराग पासवान के घर चले गए। यह बहुत अनयूजुअल घटना है। पिछले 5 साल में यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार कहीं यूं चिराग पासवान से मिले और उनके घर जाना तो पहली बार हुआ। और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला चिराग पासवान के घर पर रुका, खुद चिराग पासवान ने दरवाजे पर आकर बहुत गर्मजोशी से नीतीश कुमार का स्वागत किया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और इस दौरान नीतीश कुमार बड़े मुस्कुराते हुए चिराग से बात करते हुए भी दिखाई दिए और कहा कि अरे हम तो आपके दर्शन करने के लिए आ गए। अब ये बातचीत अंदर जो हुई सो हुई, लेकिन बाहर मीडिया के लिए यानी पब्लिक के लिए जो बातचीत हुई वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर लाने में सबसे अहम भूमिका अदा की थी। उन्हीं की वजह से यह हुआ था। माना जाता है 35 से ज्यादा सीटें ऐसी थी, 35-36 सीटें, जहां पर हार जीत का मार्जिन जो था, जहां जेडीयू हारी, वहां से उससे ज्यादा वोट चिराग पासवान को मिल गए थे। और ये खींचतान इतनी बढ़ी कि इनके नेता जो हैं, टियर 2 नेता, वो आज भी एक दूसरे की पार्टी के लिए अच्छे बोल नहीं बोलते। अब चुनाव की मजबूरी में जरूर कुछ कहना पड़ रहा है, वरना यही चिराग पासवान है ना, कुछ हफ्ते पहले तक जब खूब गोली वोली चल रही थी पटना में, तो कहते थे लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है और हम किस मुंह से चुनाव में जाएंगे अगर इसी तरीके का लचर कानून व्यवस्था रही पटना में और बिहार के अंदर। तो वहां से यहां तक आ जाना, दोनों का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक भी बड़ा प्रतिस्पर्धी वोट बैंक है। और क्योंकि नीतीश कुमार वो दलित वोट को रिप्रेजेंट करते हैं चिराग पासवान, और ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने दलितों में महादलित की एक कैटेगरी बना दी थी। तो ये अदावत तब से चल रही है रामविलास पासवान जी के ज़माने से, और इसको खूब आगे बढ़ाया चिराग पासवान ने। उसके बीच ये हो रहा है और ये 5% 6% का वोट जो चिराग पासवान लेकर के पिछली बार आए जब वो अलग लड़े, यही इस बार एनडीए को मिले तो एनडीए 40% या अबव वोट परसेंटेज की उम्मीद कर सकता है। अब आप देखिए जरा, ये बातचीत जब हुई तो बाहर कैसे चिराग आए लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, पांव भी छुए और फिर नीतीश जी क्या बोले। दर्शन करने के लिए चले आए थे। एक बार फिर सुना दीजिए जरा तस्वीरें, एक बार फिर दिखा दीजिए कैसे बड़ी गर्मजोशी से बाहर दोनों नेता मिले हैं, कैसे पैर छू रहे हैं। देखिए चिराग पासवान। दर्शन करने के लिए चले आए थे। ऐसे ही मौकों के लिए फिल्म का डायलॉग लिखा गया था, वाह क्या सीन है। मोदी जी भी कहते हैं वाह क्या सीन है, तो ये वैसा ही सीन था। अब यूं ही चले आए दर्शन करने तो नहीं है ये, तो फिर क्या है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए इसको यूं भी कहिए कि एनडीए ने अपने सारे कील कांटे यूं दुरुस्त कर लिए कि लग ही नहीं रहा था कभी इतना गहरा गहरा धंसान थी कील की। अब सोचिए, जिन नीतीश कुमार को बिल्कुल कट टू साइज 2020 में करने में चिराग जी की इतनी बड़ी भूमिका थी, वो चिराग और नीतीश मिल रहे हैं। और कई बार राजनीति में, जिसको हम कहते हैं ना कि राजनीति में आप कैसे देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई फलाना ये था, धमाका ये था। कई लोग पुरानी कहानी, इतिहास भी बताना शुरू करते हैं। लेकिन जो समर्थक वर्ग होता है ना, वो देखता है कि आपका नेता आज कैसे मूव कर रहा है, आज वो कैसे, मतलब कहां खुश है, किससे नाराज है, किसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है। आज उसको दिख रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ हैं। और मैं इस चुनाव के उस दिन से, जिस दिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में नरेंद्र मोदी का चित्र लगा था, तो मैंने कहा था कि अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई, तो आप ये मान लीजिएगा कि इतना, मतलब यूनाइटेड फ्रंट जैसा चुनाव कभी किसी ने नहीं लड़ा है, किसी गठजोड़ ने नहीं लगा। इवन भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग राज्यों में जब गठजोड़ में चुनाव लड़ती है तो ऐसे नहीं लड़ पाती। तो मुझे लगता है कि इसको यूं ही देखा जाना चाहिए कि जो सीट पर लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने काटने की बात थी। एक समय उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि नथिंग इज वेल इन आवर अलायंस, तो वो कह रहे थे। तो जहां जीतन राम मांझी के, तो वहां से यहां की यात्रा ये
एनडीए के लिए जिसको कहते हैं ना कि स्कोरिंग वाली है, जो बोनस पॉइंट है उसको ये भी याद कीजिए ना कि अभी जो कुछ भी झगड़ा झंझट या मनमुटाव दिखाई दिया एनडीए में, वो इसी वजह से तो था कि चिराग को इतनी सीटें क्यों बताया गया, नीतीश नाराज है तो क्यों अपनी सीट तुम जेडीयू वाले दे आए जाके चिराग पासवान को, मांझी जी नाराज इस बात पे, उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट इधर चले जाने की वजह से नाराज, तब ये मुलाकात हो रही है। रिएक्शन आया चिराग पासवान का भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने भी आभार जताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष एक फेक नैरेटिव सेट करना चाहता है, आज उसको जवाब मिल गया होगा। एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज़्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। देखिए पीछे से पूछ रहे थे ये ठेकुआ लेके आए क्या रागी जी से, ठेकुआ, अरे वो वहां ठेकुआ गया कि नहीं गया होगा इधर? नहीं, उनकी जानकारी नहीं है। ठेकुआ कल मिलता है, कल मिलेगा। आज जो शाम में है पूजा वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो है खीर बनती है, खीर और रोटी, ये दो प्रसाद के रूप में नीतीश जी दिया क्या प्रसाद जाता है। पाए होंगे वहां जाके? खीर और रोटी। कई जगह है तो यहाँ पर नमकीन नहीं प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब्जी नहीं साथ में होती है, तो यही प्रसाद आपको। अरे सर बात बताइए, क्या आप तो चुनाव अभी होके भी आ रहे हैं बिहार से, क्या ये बात हो सही? नहीं रहे हैं, जाने वाला हूं। जाने वाले। हाँ। ये बताइए क्या ये बात सही है कि ये करने की शायद जरूरत इसलिए पड़ी नीतीश कुमार जी को कि एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जो समर्थकों के बीच में भी है, एक फ्रिक्शन जेडीयू के और चिराग पासवान के? जो मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये चाहते थे और ये चर्चा चली थी कि यदि ऐसा होता है, और सामान्यतः ये देखा जाता है बिहार में कि बड़े नेताओं के यहाँ यदि छठ पूजा वगैरह हो रहा है तो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, अभी तो थोड़ा सा माहौल अलग ही है, राजनीति का माहौल है, लेकिन कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन लोग जाते हैं। शादियों वगैरह छोड़ दीजिए, ये सब पूजा वूजा में तो निश्चित तौर पर ऐसे खास करके, चाहे वो लालू जी के यहाँ पूजा चल रही हो, चाहे वो नीतीश जी के यहाँ पूजा चल रही हो, या किसी के यहाँ पूजा चल रही हो, तो ये लोग जाता है। एक आपको आमंत्रण आ गया तो फिर उसको लोग कभी ठुकराता नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि छठी मैया का प्रसाद ठुकरा देना मैंने बड़े अपने लिए आफत मोल लेना, ये इस ढंग का इसका बड़ा महत्व है। तो जो नीतीश जी ने बोला कि अरे हम तो यूं ही आपके दर्शन करने चले आए, इसका मतलब क्या माने, वो वाकई अनअनाउंस चले गए थे, बिना निमंत्रण के चले गए थे? नहीं, मुझे लगता है कि उनको जानकारी थी और ये चिराग को जानकारी थी कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जानकारी थी कि वहां पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि चुनाव के पहले जो ये बात चल रही थी कि नीतीश की पार्टी के लोग चिराग के साथ नहीं जाएंगे और चिराग के लोग जो है नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। जेडीयू का और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो है वो ग्राउंड स्तर तक है, निचले स्तर तक है, वो सब एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। लेकिन नीतीश जी के लोग जो हैं वो चिराग पासवान के पिछली दफा के वार को भूले नहीं हैं, और चिराग पासवान ये नहीं भूले हैं कि नीतीश ने हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट किया। तो ऐसी स्थिति में जब आप इतने महत्वपूर्ण लड़ाई में जान रहे हैं, और वाकई दिलचस्प लड़ाई हो गई है, कम से कम एनडीए को लग रहा है कि हम एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ यहां पर विजय कर सकते हैं यदि हम कंसर्टेड एफर्ट में रहें। यदि भीतर घात नहीं होता है तो एनडीए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। इसलिए ये मैसेजिंग बहुत आवश्यक था, राजनीतिक तौर पर ये मैसेजिंग जो है, जो कल निकल करके आया, मुझे लगता है कि भारतीय एनडीए गठबंधन के लिए बहुत सुकून देने वाला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी राहत मिली होगी कि जो अंदर घात और भीतर घात की जो कहानी चल रही है उस पर कम से कम काडर स्तर पर, निचले स्तर पर विराम लगेगा। क्या काश राहुल जी भी चले जाए तेजस्वी जी के यहाँ? राहुल जी को सीखना चाहिए ये सब चीजें, मैसेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही हम लोग लगे कि भाई सब फ्रॉड है या ऐसे ही कर रहे हैं, राजनेताओं में क्या विस्मृति और स्मृति दोनों सामयिक होती है, समझे? कब क्या भूल जाना है ये भी उनको पता होता है, और कब क्या याद करना है ये भी उन्हें पता होता है। तो इसीलिए वो बहुत आसानी से अपना दिल खोलकर या हाथ मिलाते हुए भी दिखाई दे जाते हैं। नीतीश जी और नीतीश जी हैं, कब क्या याद रखना, क्या नहीं याद रखना।
तो उस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। अब चिराग बहुत महत्वपूर्ण है एनडीए के इस पूरे गठबंधन में, जो आपने भी बताया कि भाई किस तरह से पिछली बार उन्होंने सब काम किया था, लंका दहन किया था। अब यदि उनके कार्यकर्ता, मतलब नेता तो आपस में मिल लेते हैं, अनअनाउंस तो गए नहीं होंगे। ये तो अनअनाउंस वैसे ही होता है जैसे वो अचानक छापेमारी होती है ना सरकारों में, सारे कैमरा वो नहीं कह रहा, मतलब फोन नीतीश जी ने किया होगा हमारे, नहीं चिराग जी ने किया होगा कि आइए आइए। ओके। पूजा के लिए आमंत्रण किया जाता है, प्रसाद के लिए आप आमंत्रित हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, मैं कोई उसमें आपत्ति नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने चिराग जी ने बुलाया होगा। चिराग से तो बड़े ही नेता है ना नीतीश कुमार, इसको आप यूँ मानकर चलिए। तो और वो उसको मानकर चले गए, इसमें कोई मतलब अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अब वो कार्यकर्ता कितना इसको पूरा मैसेज को लेते हैं, वही समझना चाह रहा हूँ। जो उन्होंने कहा ये शिष्टाचार पूजा के दिन वो है, या ये स्ट्रेटेजाइज्ड है, दोनों चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड है, दोनों चीजें है। लेकिन उसमें दोनों शामिल है ना। ऐसे मौके पर ऑर्केस्ट्रेटेड कर ले तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, और थोड़ा माहौल ठीक होता है। तो मान लो जो 36 सीटों पर नुकसान किया था, कम से कम 18 पर तो आ जाएंगे तो भी एक बड़ा फायदा है। ठीक बात है। हर्ष जी ने पता नहीं किस रेफरेंस में यूनाइटेड फ्रंट को याद कर लिया। मैं तो चाहता हूँ कि वैसा ना रहे, ये अच्छा बन जाए। मैंने यूनाइटेड फ्रंट वो वाला नहीं, वो जो संयुक्त मोर्चा था वो तो चिराग पासवान ने जितनी सीटों पर डैमेज किया, अगर उसका आधा भी रिकवरी हो जाए तो 60 के पार हो जाएंगे। इसको यूं भी देखे ना, बार बार लड़ाई तो इन्हीं दोनों के कैडर के बीच में बड़ी चीज। और तो हम लोग भी ये कह रहे थे कि नहीं बीच झगड़ा। अब चूंकि राहुल जी की बात चल पड़ी समीर जी, तो मैं वो भी एक अपडेट दे देता हूं। आज एक देखिए बड़ी विचित्र बात हुई है। मैं इसको कोइंसिडेंस मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर इसका मतलब यह कि हमारे जैसे हमारी फ्रेटर्निटी के सब लोग एक जैसा सोचते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे राहुल गांधी कहां हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। आज देश के 3 बड़े अखबारों और मीडिया हाउसेज में वेबसाइट पर एक ही थीम के साथ आर्टिकल छपा है, वेयर इज राहुल गांधी, कहां है राहुल गांधी। 2 महीने हो गए राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं। और फिर तीनों ने ग्राउंड पर जाकर कांग्रेस के और आरजेडी के समर्थकों से, नेताओं से बात की है। वो ज्यादातर अनोनिमस होता है, कोई अपना नाम तो देता नहीं उसमें, लेकिन फिर वो अपने किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राहुल गांधी बिहार से अभी फिलहाल क्यों दूर हैं, क्यों कैंपेन में वो नहीं जा पा रहे हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच गया और चाय की दुकानों और गुमटियों पर हर जगह चुनाव की चर्चा है। वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, और ऐसा लगा था कि चुनाव में सबसे पहले सक्रिय राहुल गांधी हुए हैं। अब आखिर वो कहां चले गए, ये एक बिहार में इशू बन गया है। राहुल गांधी पिछली बार 1 सितंबर को बिहार में देखे गए थे, आए थे जब उन्होंने पटना में अपनी वोटर अधिकार यात्रा की समापन रैली की थी। लास्ट डे था उनकी यात्रा का। उसके बाद से बिहार में चुनाव ने जोर पकड़ा और राहुल गांधी गायब हो गए। कांग्रेस ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें से केवल 1 अशोक गहलोत बिहार में गए हैं अभी तक, 40 में से 1, और वो भी प्रचार करने के लिए नहीं गए थे, वो झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे। हालांकि ये भी मैं बता दूं कि अब जो जानकारी आई है आज ही, उसके मुताबिक राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। आज क्या तारीख होगी सर? 27 परसों जाएंगे, 27 तो परसों। कल और प्रियंका है। प्रियंका कल जाएंगी बेगूसराय, ठीक कहा आपने, और सहरसा में वो रैली करेंगी। और तेजस्वी यादव जहां आगे बढ़ चढ़कर प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की सुस्त भागीदारी ने सहयोगी दल को नाराज भी कर दिया है। जो महागठबंधन नीतीश कुमार को बीमार बता रहा था, वो नीतीश कुमार तो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अभी आपने देखा चिराग के घर भी चले गए, राहुल गांधी गायब है। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार पार्टी का बचाव कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल जी का कार्यक्रम तय हो रहा है, हो गया है, वो आएंगे, बिहार में उनकी रैलियों की योजना बनाई जा रही है। फिर उन्होंने कहा हम क्राउड पॉलिटिक्स नहीं करते, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। तो मतलब जो नेता रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली घूम रहे हैं, वो बेवकूफ है। वो कह रहे हैं कि क्राउड आएगी तभी तो पॉलिटिक्स। नहीं, ये सुनिए तो, पहले अभी भीड़ की व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ इन आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स में बता रहा हूं आपको क्या लिखा गया, क्योंकि उन्होंने नीचे ग्राउंड पर लोगों से बात की। समीर जी, एक आरजेडी नेता को उन्होंने कोट करते हुए ये कहा है कि भाई ये कैसा गठबंधन है, अगर जिसमें एक ही इंजन रेले जा रहा है, चले जा रहा है, दूसरा इंजन से जो है वो रोल कर ही नहीं रहा है। ये बात एक कांग्रेस के नेता को कोट करते हुए आर्टिकल में लिखी गई है कि नीतीश कुमार बीमार होकर के दिन में 3 सभा कर रहे हैं और राहुल गांधी जलेबी छान रहे हैं। उन्होंने यही लिखा है, वो जलेबी छान रहे हैं। अब 4 वजह निष्कर्ष कांग्रेस के सोर्सेस से बात करके इन 3 आर्टिकल्स में लिखे गए कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे। पहली वजह वो ये कह रहे हैं कि कोई इंटरनल डिसएग्रीमेंट है और राहुल गांधी बहुत ज्यादा भाव नहीं देना चाहते। अब ये पॉइंट नंबर 1, इसमें से आपको कौन सा ज्यादा ठीक लगता है ये बताइएगा। दूसरा,
उन्होंने कहा ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि राहुल जाएंगे तो वो नेशनल पॉलिटिक्स की ज्यादा बात करेंगे, तो ये इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल होगा, लोकल इश्यूज से हटेगा, इसलिए भी वो नहीं जाना चाहते। तीसरा, राहुल गांधी की टीम ने तय किया है कि हम अपने नेता को बहुत ज्यादा पब्लिक में एक्सपोजर नहीं देंगे, हम उनसे सिलेक्टिव कैंपेनिंग कराएंगे, ऐसा नहीं कि रोज लगे 2-3 रैलियां करने में, सिलेक्टिव रैलियां कराई जाएं, क्राउड पॉलिटिक्स ना करें, जैसा पवन खेड़ा जी ने कहा ये। और एक चौथी बड़ी विचित्र एक बात, अभी किसी तो कांग्रेसी ने बताई होगी जिन्होंने ये आर्टिकल लिखे उनको, कि राहुल गांधी का फोकस बिहार से ज्यादा हरियाणा और महाराष्ट्र है, उनको लगता है वहां पार्टी और मजबूती से खड़ी हो सकती है, बिहार में तो जो होना था हो गया। समीर जी, मुझे लगता है कि इसके अलावा एक और कारण है, राहुल गांधी अभी हाइड्रोजन बम बनाने में लगे हुए हैं, जो फोड़ने वाले थे अभी तक आया नहीं है, तो वो उसकी तैयारी में होंगे कि पहले मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूं, उसके बाद मैं बिहार जाता हूं। देखिए राहुल गांधी, मुझे लगता है कि जो मतभेद है पार्टी के अंदर, जिस तरीके से उनकी नाराजगी, मुझे लगता है वो एक बड़ा कारण है कि उसके उन्होंने दूरी बना ली है। कृष्णा अल्लवरू को उन्होंने भेजा, पूरा उसको सपोर्ट किया, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ विरोध हुआ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से सोनिया गांधी के पास बात पहुंचाई कि भाई जिस तरीके से बिहार में हो रहा है ये ठीक नहीं है, नाराजगी जाहिर की, तारिक अनवर ने इस बात की शिकायत की, तमाम बड़े नेताओं ने शिकायत की, तो फिर अशोक गहलोत को जिस तरीके से वहाँ भेजा गया, और राहुल गांधी मुझे लगता है इस बात से नाराज होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि अब ठीक है, अब इन्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना है तो करिए। लेकिन राहुल गांधी को यह भी देखना चाहिए कि भाई वो कांग्रेस के भविष्य क्या, कांग्रेस का वर्तमान भी वही है, सब कुछ वही है। अगर राहुल गांधी अगर 55-56 दिन तक अगर बिहार में अगर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, अमित शाह रैली कर रहे हैं, नड्डा जी रैली कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, BL संतोष से लेकर सारे महासचिव, मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने, मुख्यमंत्री वहां चले गए, 70 से ज्यादा सांसद वहां संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे, 150 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के समय वहां पर कैंप कर रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव तंत्र भारतीय जनता पार्टी का बिहार में उतर गया है और राहुल गांधी अभी तक नहीं गए। चलो राहुल गांधी नहीं जा रहे, प्रियंका गांधी तो अभी प्रचार अभियान शुरू करती, राहुल गांधी क्या दिल्ली में बैठक करते हैं, ट्विटर पे कुछ डालते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक अरुचि दिखाई है बिहार चुनाव को लेकर, न ट्विटर पे कोई जिक्र कर रहे हैं इस बात को, न वो मैनिफेस्टो की कल जो जारी होने वाला है उसके लिए वो पटना नहीं आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से दूरी बना ली, मुझे लग रहा है कि उसको लेके एक जरूर अच्छा मौका था जब तेजस्वी को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मुख्यमंत्री वो भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका था। आपके लिए कल भी था कि आप एक मैनिफेस्टो जारी करते, आपके लिए तब भी मौका था कि जब तेजस्वी दिल्ली आए थे, आप उससे तेजस्वी के साथ परसों जाएंगे। तो तमाम मौके राहुल गांधी ने गवा दिए मुझे लग रहा है। और तेजस्वी यादव को इस बात को समझना चाहिए, राहुल गांधी की राजनीति वो पहले से देख रहे हैं, राहुल गांधी हर चुनाव में ऐसा करते हैं। तो तेजस्वी यादव को पहले ही ये बात को समझ रहा था कि राहुल गांधी बहुत इन्वॉल्व नहीं होंगे, यह चुनाव मुझे अपने कंधों पर लड़ना है। और 243 पर उन्होंने जो कहा था कि मैंने मेरे चेहरे पर लड़ रहा हूं, तो प्रचार अभियान भी उन्हें शुरू करना चाहिए था। इन 3-4 वजहों में से जो कुछ निष्कर्ष निकाला लोगों ने, क्या लगता है आपको? सिलेक्टिव कैंपेनिंग और क्राउड पॉलिटिक्स क्या होती है जो कह रहे हैं कि हमको नहीं करना है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि समीर जी क्यों राहुल जी को लेकर ऐसे बात कर रहे हैं। अरे भाई, राहुल जी कोई सामान्य व्यक्ति हैं कि आप कह रहे हैं वो वाला अवसर था, वो वाला अवसर था? जो इतने अवसर गंवा के भी जननायक बने उसे राहुल गांधी कहते हैं ना। आप लोग सोच रहे हैं कि हर अवसर वो उपयोग करेंगे। कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह हैं क्या कि दिन रात यही काम करना, और कोई काम नहीं किया उनके पास? चुनाव चल रहा है, राजनेता को राजनीति के अलावा इस वक्त क्या करना चाहिए वो सब राहुल गांधी है। और फिर जब इस तरह की रिपोर्ट पर आप पूछते हैं, मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़ी, तो बेचारा कार्यकर्ता क्या कहेगा? वो तो यही बोलेगा ना भाई कि हम तो अपने नेता को चाहते हैं कि वो आ जाएं। और हम अभी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के चित्रों पर बात कर रहे थे, वो सोचिए कितना तलखी, कितनी मारामारी थी। यहां तो दोनों नौजवान एक साथ चल रहे थे, लग रहा था कि एकदम बढ़िया से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बढ़िया टी-शर्ट पहन के एकदम बढ़िया कूल डूड की तरह चल रहे थे, फिर भी दोस्ती नहीं बन रही है। और यहां इतना अंतर है, एक आदमी अपने राजनीतिक कहें कि आखिरी पड़ाव पर है और एक शुरुआत में भी, फिर भी मतलब एकदम से दोनों एक साथ हैं। तो अब इसमें क्या है कि राहुल जी कुछ अलग हैं, हम लोग उनको समझने में थोड़ा असमर्थ हैं। ये वजह कि क्या शायद वो नेशनल इश्यूज पर नहीं, लोकल इश्यूज पर रखना चाहते हैं इलेक्शन को? राहुल जाएंगे तो राहुल और बीजेपी मोदी कंपैरिजन होगा। नहीं तो फिर राहुल जी हो क्यों? सवाल तो ये अब उठाना चाहिए ना भाई। हर बार ही आता, 2020 में भी यही था कि राहुल जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, अचानक तेजस्वी यादव ने कहा कि ना अब तो हम नहीं कर रहे थे। अब इसका कोई चिट्ठी में तो आता नहीं है कि चिट्ठी लिख के कहा कि राहुल जी की सभाएं तेजस्वी यादव ने रुकवाई, ऐसी रिपोर्ट छपी उस वक्त, क्योंकि उनको लग रहा था कि जितना राहुल आएंगे बिहार में उतना मुश्किल होगी। जो ये अभी वोट अधिकार यात्रा, आप बताइए कहीं वोट चोरी टाइप की कोई चीज कहीं कुछ दिख रही है? कहीं नहीं है ना। अरे तो आप मुद्दे ही नहीं चुन पा रहे। कोई और क्या बोलेगा जब राहुल गांधी नहीं बोल रहे? अब नहीं, राहुल गांधी ने आखिरी बार कब बोला? किसी दिन हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, वो तैयार कर रहे हैं। मतलब ये वैसे आपने भी वही चीज नोटिस की जो मैंने की अभी त्रिपाठी जी के बयान में? सर नौजवान कह दिया राहुल गांधी को। नौजवान है ना वो,
मान लिया आपने। नहीं, मैंने कूल डूड शब्द का इस्तेमाल कूल किया। डूड है। क्या वजह है सर? नहीं, आपने जो 4 पॉइंट्स दिखाया, स्टडी किया, वो कारण हो सकते हैं, लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? और आपने तो कहा कि अब उनके ने कहा कि भाई मतलब ऐसा आप बता रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया, अब हरियाणा कहाँ का, बिहार का, अब हरियाणा और उसको देखेंगे, हरियाणा और महाराष्ट्र को देखेंगे। एक वो अमित शाह है, वो चुनाव खत्म हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद भी उसी चुनाव में लगे स्टेट में लगते हैं। उसी स्टेट में लगे रहते हैं। तो कब कहाँ चुनाव खत्म हो रहा है और क्या राहुल जी की ज़रूरत है, नहीं है, ये महत्वपूर्ण सवाल है ना। और ये बहुत अच्छा था कि शुरुआत में, जैसा हम समझते हैं कि जो राहुल जी और तेजस्वी जी ने जिस तरह से निकाली थी, तो हमने तब भी चर्चा की थी कि अखिलेश जी भी यदि उस तरह का सिनर्जी रखते तो शायद उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में कुछ फ़र्क होता। अब वो सारा सीन खत्म हो गया। अब जनता रोज रोज वो फोटो लेकर तो साथ नहीं चलेगी ना, कि जिसमें तेजस्वी जी और राहुल जी साथ साथ चल रहे हैं, तो अब देना चाहिए। और राजनीति का यही हिस्सा है। हम लोग भले ही इस पर हैरानी होती हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ बड़े चिराग माफ कीजिएगा, तो वो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं छठ की पूजा पर, और वो कह रहे हैं कि हम तो आपके दर्शन करने आए हैं, और वो जो कल तक टांग खींच रहे थे वही उनके चरण छू रहे हैं। ये सब मैसेजिंग ही तो पॉलिटिक्स में सर काम में 8 आती दिन है। बचे हैं कैंपेन के, मात्र 8 दिन आप प्रचार कर सकते हैं पहले फेज के लिए। फिर किसी ने, माफ कीजिए मतलब ये ऐसे कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी मित्र ने आते आते ही मुझे बात कर रहे थे, बोले आप फिर राहुल जी पर चर्चा करेंगे। ये भी तो सोचिए, ये भी तो स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो ना जाए, चुनाव जीतना चाहते हो गठबंधन। वही तो ये कह रहे हैं, नहीं मतलब मेरे को तो किसी ने कुछ फोन तो करके, स्ट्रेटेजी है, अब ये लग रहा है ना। आप हमेशा गलत तरीके से, भाई पार्टी भी तो अपनी तरह से स्ट्रेटेजी करती है। बिल्कुल सर। नहीं, एक चर्चा हमेशा ये चलते रहती है कि राहुल गांधी न जाएं तो ज़्यादा है, जहाँ जाते हैं वहाँ डुबा करके आ जाते हैं। कश्मीर में जहाँ जहाँ गए वहाँ वो पार्टी डूब गई, वो हार गई। वैसे भी बिहार में राहुल जाएं या न जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ, राहुल के जाने और न जाने से वहाँ के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सर, इनके वर्कर को तो पड़ेगा। लेकिन वर्कर इनका वर्कर डिमोरलाइज हो रहा है। उनको लग रहा है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं लेना चाह रहा है, या ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमने अपने आप को तेजस्वी पर छोड़ दिया है कि अब इसमें से जितनी सीटें हम जीत सकते हैं जीत लें, नहीं तो हमारे लिए तो और इतना कोई झगड़ा झंझट करके क्यों सीट बंटवारा कर आप रहे हैं? यही देखिए ना, झगड़ा झंझट। आप देखिए पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे, अभी 61 सीटों पर आ गए, और 61 सीटों में भी उनका यह है कि हम जो है वो उत्तर बिहार के कुछ जो हैं 18-20 सीट, हम उस पर अपना फोकस ज्यादा रखें। सर 243 में 61 कम नहीं होती। और क्या आप मानते हैं, जिस बात का इनका और तेजस्वी का झगड़ा था कि हमको विनेबल सीट्स ज्यादा चाहिए, इस बार पहले से ज्यादा जीतने वाली संभावना वाली सीट मिली कांग्रेस को? नहीं मिली है, नहीं मिली। नहीं मिली है, ये तो विनेबल सीट, हो सकता है यही नाराजगी हो। विनेबल सीट्स को प्लेट में मिल जाती है। नहीं मिली है। मैं फिर ये झगड़ा क्यों सीट चल तो रहा था? हर सीट को रादर विनेबल होती उनकी है। जो विनेबल सीट है, जैसे जमालपुर की सीट, वहां पर जमालपुर की सीट कभी शब्द कांग्रेस पर ही मुझे जीतती ऐतराज नहीं है। थी, पिछली बार बिल्कुल। जीती कांग्रेस पार्टी, और इस बार किसी और को उन्होंने दे दिया। नहीं सर, देखिए, हर सीट ही ये विनेबल जब होती है, हर एक सीट पर और लड़ना ऐसे होता है। ऐसे एक नहीं है, ऐसे कई उदाहरण गिनाए हाँ, जा एक सकते हैं। ऐतराज कर लें वो पूरा अपना। ये गंभीर ऐतराज है। जैसे मैं कहता हूं कि इस देश के विश्लेषकों को नेताओं के चक्कर में पड़ के किसी को किसी की बी टीम नहीं कहना चाहिए, वैसे ही ये भी एक मतलब टर्मिनोलॉजी ही ये फ्रॉड टाइप की है कि विनेबल सीट। विनेबल ये तो फिर चुनाव कहां रहेगा? ऐसा नहीं होता, नहीं कई नहीं, आपके prospects मैं better होते हैं। मैं बता रहा हूं। फिर तो हरियाणा कभी भारतीय जनता पार्टी विनेबल सीट खोजती रहती, उसी में उसके नेता रामविलास शर्मा खट्टर जी लड़ते रहते, और चुनाव कभी आगे बढ़ता नहीं। फिर तो त्रिपुरा में कभी ये सोचा ही नहीं जाता, फिर तो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बनता ही नहीं, फिर तो मध्य प्रदेश में होता ही नहीं, फिर तो गुजरात 26 की 26 जीतते ही नहीं। जब आप कहते हैं विनेबल सीट, इसका मतलब आपको अपने कॉम्बिनेशन पर भरोसा नहीं है, आपको अपने नेता पर भरोसा नहीं है कि हमें चुनाव जीता देगा। पकी पकाई सीट दे दो, उसी पर चलिए एक बार समीर जी से ऐतराज का जवाब दे दें। टिप्पणी देखिए, विनेबल सीट का महत्व है इसलिए क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर आप देखेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी 7 बार से जीत रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी कितनी भी ऑड हो, फिर भी वो वहां पर वो कुछ चुनाव सीटों पर जीत तो रही जीतती है, होगी ना, जीत रही समीर है जी। चुनाव।
देखिए, मुझे लगता है कि सीटें हारने जीतने वाले का फर्क नहीं है, ये है कि आप चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी, कई राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस नहीं था। आसाम में भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट विनिंग होती नहीं थी एक समय, आज आसाम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जिस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अभी 12 साल पहले 3 सीटों पर टिकी थी विधानसभा में, आज 77 सीटों पर जाकर टिक गई है और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लोकसभा में ममता बनर्जी के टक्कर की पार्टी बन गई है। तो संगठन आपका काम करता है। भाई, आदमी 5 साल क्या करता है? आप चुनाव में कौन सी सीटें हार गए हो, कहां कमजोर हो, उस पर 5 साल संगठन काम करता है और अपने उम्मीदवार तैयार करता है। राहुल गांधी ने क्या बिहार को उस तरीके से देखा है पिछले 25 साल के अंदर? कौन सा राज्य जहां राहुल गांधी ने देखा? वो गुजरात, जहां एक बार 99 सीटों पर बीजेपी को लेकर आ गए थे, 77 सीटों पर कांग्रेस चली गई थी, वहां लौट के 17 सीटों पर आप चले गए। तो कौन सा ऐसा राज्य जहां पर संगठन के लेकर कांग्रेस ने काम किया हो और अपने दम पर वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की हो? सारे राज्य आप छोड़ चुके हो, फिर आप कहते हो कि आपको मनमानी सीटें दे दी जाए। आपको वो भी सीट दे दो जहां पर तेजस्वी यादव का होल्ड है, जहां यादव मतदाता ज्यादा है, जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, वो हमें दे दो कि आपके वोटर्स के दम पे हम अपनी सीट जीत लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा ना। तो मुझे लगता है कि संगठन में राहुल गांधी को, कांग्रेस को काम करना था। कांग्रेस पूरी तरीके सभी राज्यों में फेल हो गई है। बिहार में कांग्रेस की जो बदतर हालत है यही है कि राहुल गांधी, आप बताइए, सालों से जाते नहीं है, एक यात्रा कर लौट कर आते हैं। 56 दिन से वो आदमी बिहार में नहीं जा रहा है और फिर उम्मीद करे कि हमें सीटें भी अच्छी मिल जाए और हम चुनाव भी जीत जाए। कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, मतदाता भी देख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी लगातार बूथ मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बिहार में बूथ वर्कर से बात कर रहे हैं और राहुल गांधी अपने सांसद से बात नहीं कर रहे हैं। तो यह वक्त तो कार्यकर्ता देख रहा है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी में मैनेजमेंट कैसा होता है। अमित शाह 3 दिन वहां बैठ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसी का नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। विनेबल सीट तो अयोध्या थी भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी जीत गई ना। विनेबल सीट तो कांग्रेस की अमेठी थी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। स्मृति अब देखिए, राहुल जी आएंगे या परसों, तो फिर क्या मुद्दे क्या उठाते हैं, महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी। बिहार में आज चुनाव प्रचार का सुपर सोमवार कहिए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आज सारण में हैं और वहां खूब ताबड़तोड़ उनकी रैलियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव 6 जगहों पर आज कैंपेन करेंगे। आज वो मांझी, तरैया, मंढौरा, अमनौर, परसा और गरखा, ये सीटें जहां जाकर उनकी सभाएं होंगी। कल तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, आज तक उस पर रिएक्शन आ रहे हैं। बिहार में मुसलमान वोटरों को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि बिहार में हमारी सरकार बनने दीजिए, हम वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ऐसा स्टेटमेंट एक बार पहले भी दे चुके हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी यहां तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है, तो कांग्रेस और लेफ्ट तेजस्वी यादव को कवर फायर दे रहे हैं, समर्थन में आ गए हैं। कल तेजस्वी यादव कटिहार में एक रैली कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने वक्फ कानून को लेकर के स्टेटमेंट दिया। और आपको याद है कि इनके जो एमएलसी थे कारी शोएब, उन्होंने भी एक रैली में अभी कल या परसों ही ये कहा था कि आने दीजिए वक्फ कानून, जिसने साथ दिया है हम सबका हिसाब करेंगे। तो अब तेजस्वी यादव इस बात को फिर उठा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर बार बार ये बातें रिपीट क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि किससे खतरा है आपको ये कानून आने, मतलब मुसलमान वोट कहीं और चला जाएगा, आप ही हैं उसके पोल कंटेंडर, फिर भी ये स्टेटमेंट्स क्यों? सुनिए तेजस्वी की बात। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं वक्फ कानून आएगा तो आप चिंता मत कीजिए, हम भाड़ कर कूड़ेदान में डाल देंगे। कौन नहीं ये बात जानता कि वो नहीं ऐसा कर सकते? कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री भी कर सकता है, सेंटर का बनाया हुआ कानून है, देश भर में लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोकने से उसको इनकार कर दिया। कैसे फाड़ के फेंक देंगे आप? और जब आप ऐसा कोई बयान देते हैं तो फिर आप समझते हैं कि जनता कुछ जानती ही नहीं, जनता को कुछ मालूम ही नहीं है। सर देखिए, जनता के लिए तो एक चीज़ जान लीजिए, लालू प्रसाद यादव जो है वो जब मुख्यमंत्री थे और दोबारा लड़ रहे थे तो चुनाव, तो उन्होंने पटना की एक रैली में कहा कि भाई देखो, जब बीजेपी आएगी ना तो तुम्हारा समूचा वोटवा छीन लेगी। अच्छा। तो बाद में किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने कहा देखो, यदि उस 15-20 हज़ार में से 1,000 का भी मती फिर गया तो 1,000 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कम से कम 4,000 लोग जो है उनका हम दिमाग फेरने में सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ये सब कोई जानता है। क्यों ऐसा कहा? कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि वक्फ बोर्ड कानून जो है वो संसद ने बनाया है
सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया है। चाहे वो ममता बनर्जी, चाहे वो तेजस्वी, ये दोनों सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट गोलबंद हो। अब तेजस्वी के लिए समस्या क्या है कि 34 सीटों पर AIM ने खड़ा कर दिया है। जहां पर पहले वो 5 सीटें AIM जीती थी वो तो है ही, वो सीमांचल से बाहर भी जाकर के सीटों पर वो उन्होंने खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उनको लगे कि मुस्लिम वोटों का और मुसलमानों के हितों का सबसे बड़ा हितैषी जो है वो RJD ही पार्टी है। इसलिए इस प्रकार का वो आक्रामक बयान दे रहे हैं कि यदि हम जीत करके आए तो हम उसको फाड़ करके फेंक देंगे। और बार बार वो कह रहे हैं बिल होगा, वो कानून बन गया है, वो बिल नहीं रहा है, वो कानून बन चुका है। हाँ, लागू हो चुका है। हाँ, वो लागू हो चुका है। हाँ, सर फिर भी मतलब ये बातें और रिपीटेडली वक्फ पर बात हो रही है। नहीं, उसका मतलब क्या है, पर्पज क्या है, उसको ये समझिए ना। उसका पर्पज है कि भाई हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। कूड़ेदान में फेंकने का मतलब कूड़ेदान में फेंकना नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं, उसका मतलब ही अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम आपके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में और हम जो भी होगा वहाँ तक करेंगे। इसको वैसे समझना चाहिए कि जो वक्फ लॉ है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों की हिस्सेदारी उसमें होती है, लेकिन जब सेंटर कानून बनाता है तो उसको वो चेंज नहीं कर सकती स्टेट। ओवरराइडिंग सेंटर का, हाँ, ओवरराइडिंग हो जाता है, उसको सुपरसीड कर लेता है। लेकिन जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टिकल्स हैं, रूल्स हैं, वो स्टेट कर सकती है। कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव करना हो, कुछ काम करना हो, उसमें बदलाव कर सकते। लेकिन मसला वो नहीं है, वो इसको इस तरह से बारीक तरीके से नहीं समझा रहे। उनका पर्पज केवल यह है कि मुसलमानों को ये समझाया जाए कि भाई हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं और कोई इस पर नहीं, और भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ खड़ी है। एक चीज़ मुझे याद आई बंसीलाल जी की, छोटी 2 लाइन की है, सुना देता हूँ। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, तो वहाँ पर बाढ़ आ गई। बाढ़ में वो हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे, आजकल तो सभी लोग करते हैं दौरा बाढ़ में, सारे मुख्यमंत्री, लेकिन वो उस जमाने में बाढ़ का दौरा कर रहे थे। तो उनके साथ जो कोई बैठा हुआ था उसने कहा, यार चाचा इसमें क्या दिख रहा है नीचे, हेलीकॉप्टर से जो बात, हेलीकॉप्टर से मैं भी सोचता हूं कई बार। हेलीकॉप्टर नहीं, तो आपको सुनने के लिए है बंसीलाल जी की बात, बताइए। हेलीकॉप्टर में क्या दिख रहा है नीचे? तो बंसीलाल बोले कि बाढ़ है क्या है, मेरे को थोड़ी देखना है, जो नीचे खड़े हैं उनको लगना चाहिए कि भाई चीफ मिनिस्टर देख रहा है। ठीक बात है, गजब बात है। इसलिए तो वो वाली बात है वक्फ लॉ पर कि भाई वो कह रहे कि हम खड़े हुए हैं आपके साथ, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अच्छा, इसमें केवल तेजस्वी नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है। अब कांग्रेस के तारिक अनवर सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल में देखिए ममता बनर्जी हैं, देश भर में कांग्रेस पार्टी, सब हम लोग जो है मजबूती से तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए हैं, वक्फ के मामले पर भी और दूसरे मसलों पर भी। देखिए, जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेंगी। बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, देशी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस देशी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। विरोध तो कर रहे हैं, विरोध के बाद हुआ क्या? बिल बन गया ना वो। अब वो कह रहे हैं देश में जहां जहां गैर भाजपा सरकारें हैं वहां इसका विरोध हो रहा है। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि अच्छा लगा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल कहीं तो साथ साथ हैं। मतलब बाकी तो दिखते नहीं, अपनी यात्रा अलग, अपना सब कुछ अलग, कैंपेन अलग, प्रत्याशी अलग, ऐलान अलग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री चेहरे का भी ऐलान अलग। ठीक है, भले अशोक गहलोत जी बैठे, लेकिन अलग अलग ही था। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये चुनाव ज्यादा दिख रहा है। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबा के वो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया था। हम लोग चर्चा कर रहे थे कौन कौन सी वृद्धा पेंशन, बहुत सी चीजें नीतीश जी ने एकदम से खजाना खोल दिया है। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए, लालू जी का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वो एकदम बढ़िया से दोपहरी वाली गर्मी में चले आते थे वक्फ की रैली में। अब तेजस्वी यादव कटिहार में, अररिया में, किशनगंज में, जो भी कह लीजिए, वो जो इलाके हैं वहां जाके कह रहे हैं कि इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। अब आप जरा ये दोनों चित्र एक साथ लगाकर देखिए। प्रधानमंत्री मन की बात में क्या कह रहे हैं? छठ की बात कर रहे हैं। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर क्या हो रहा है? छठ पर्व के गीत बज रहे हैं। नेता क्या कर रहे हैं? अलग अलग नेता दूसरे नेता के यहां जाकर छठ पूजा में खरना का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
और कल ठेकुआ भी लेके आएंगे, संगीत रागी जी ने कह दिया है, प्रोफेसर साहब भूलिएगा नहीं। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये वाला माहौल बना रही है, और तेजस्वी कहां अड़े हुए हैं? छठ के इस महापर्व के बीच में तेजस्वी अड़े हुए हैं, ये कानून कूड़ेदान में डालेंगे क्योंकि ये मुसलमानों की सहमति से नहीं बनाया गया। अब चुनाव में तो ये सब बातें चलती हैं ना, हम लोग तो, जो विजय जी ने कहा कि यहां से नहीं, उनको तो दिख रहा है ना। भाई बीजेपी को 80 में 40 चाहिए, ये तो 18 से शुरुआत करेंगे, पहले अपना 18 पक्का कर रहे हैं ना। नहीं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, ये 18 पक्का करने के ही चक्कर में उत्तर प्रदेश में संभल हार गई थी समाजवादी पार्टी। यही वाला पक्का करना तो 40 था, ये तो 18 ही है, 40 वाला हार गए थे। क्योंकि जब इस तरह से आप करने लगे, जोड़ दूं कि बिहार में जो 22 सीट है, 22 विधानसभा है, वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी इसी चक्कर में, क्योंकि पोलराइज हो गया था। वहां के यादव पोलराइज हो गए अगेंस्ट में मुसलमानों के। जब आप बताते यादव भी पोलराइज हो जाते हैं अगेंस्ट। बिल्कुल। ओके, मैं 22 सीट को तो मैं उदाहरण बता रहा हूं। आप कंप्लीट करें सर, बस जा रहा हूं। नहीं, देखिए, यादव पोलराइज होना मैं इसको अलग तरह से देखता हूं। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव यादवों के लिए बहुत बड़े नेता हैं भाई, तो क्यों नहीं उनके पीछे जाएं। लेकिन आप ये कहेंगे कि यादव हिंदू होकर वोट नहीं देता है, अरे पूरे देश में यादव हिंदू होकर वोट देता है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी 2019 का लोकसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मतलब ये तो ठीक है, जो जिस पार्टी से जुड़ जाएगा। अब बहुत से लोग पार्टियों से, ब्राह्मण जो जुड़े हुए हैं या जो वैश्य समाज के लोग जुड़े हुए, कांग्रेस से आज तक नहीं हटे, लेकिन बड़ा वर्ग तो गायब हो गया ना। तो ऐसे ही यादवों का वर्ग गायब होगा। हम लोग बार बार चर्चा करते हैं 18% मुसलमान, 15% यादव, ये 33% है। अभी 33% एक लगभग पक्का ही है, मतलब इसका 70 to 80% वोट मिनिमम, 70% तो वोट जाता ही है पक्का होता है, तेजस्वी और 80% कांग्रेस वोट को। सभी जी थोड़ा सा डेटा दे रहा हूं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार में ऑपोजिशन ने, मतलब उनके विरोधियों ने हंगामा किया। बीजेपी इसे तुष्टीकरण कह रही है, कांग्रेस इसके समर्थन में खड़ी हुई है। इस बयान को आप सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों से सीधे जोड़ करके देखिए। मुस्लिम बहुल सीटें हैं, हार जीत का फैसला मुसलमान वोट के आधार पर होता है। सीमांचल की इन 24 में से 7 सीटें पूर्णिया की हैं, यहां 37% मुस्लिम मतदाता हैं। कटिहार में भी 7 सीटें, यहां 63% मुस्लिम वोटर्स हैं। अररिया में 41% मुसलमान हैं, जो 6 सीटों पर फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुस्लिम्स हैं, 4 सीटों पर ये लोग हार जीत तय करते हैं। अब अगर पूरे बिहार में देखें तो 243 में से 85 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं, 15 सीटों पर 40 से 50% मुसलमान हैं और 40 सीटों पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। तो ये वो असल वजह है जिसकी वजह से इस किस्म के स्टेटमेंट आ रहे हैं। समीर जी, और इसमें जोड़िए फिर यादव वोट। और हां, मैंने जब शुरुआत में कहा इस खबर की कि जब मालूम ही है और कहां जाएगा तो फिर क्यों इतनी मेहनत क्यों हो रही है, तो कहा कि नहीं, AIMIM और समय सीमांचल में ही वोट लेता है वो। निश्चित रूप से वो 24 सीटें तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कल एक डाटा देख रहा था कि जैसे बिहार के जो 7 जिले, जो कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण की 53 सीटें आती है। इन 53 सीटों में मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी तादाद है। उसके बाद भी अगर आप 2020 का चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो इनमें से 53 सीटों में 18 सीटें तो एनडीए जीत गया था। तो इंडिया का भी वहां पर वोट बैंक है और वहां पर कई वोट जो जातियों के थे वो टूटे थे और इंडिया के पक्ष में चले गए थे। अब भले ही अब जो कटिहार के सांसद तारिक अनवर बोले, कांग्रेस बोले या तेजस्वी यादव बोले कि भाई हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, प्रधानमंत्री मोदी को आप ना आर्टिकल 370 हटाने से रोक पाए, ना प्रधानमंत्री मोदी को आप ट्रिपल तलाक हटाने से रोक पाए, ना प्रधानमंत्री मोदी को आप महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने से रोक पाए, ना प्रधानमंत्री मोदी को आप वक्फ बिल लाने से रोक पाए। अब ये कौन से बिल में रोक पाए और कौन सा बिल कूड़ेदान में फेंकेंगे, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं, लेकिन जो कि उनको संदेश देना है मुसलमानों को कि वक्फ बिल पर हमने जिस तरीके से बड़ा विरोध किया था और जेडीयू ने जिस तरीके से समर्थन किया था, लल्लन सिंह का भाषण, वो बार बार बता रहे हैं कि भाई लोकसभा में लल्लन सिंह ने वक्फ बिल के समर्थन में क्या जोरदार भाषण दिया था। तो अब उनका पूरा फोकस है कि हमने जो लड़ाई लड़ी है मुसलमानों की, तो पूरा मुस्लिम वोट बैंक हमको एक तरफा मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो पूरा जो 17% मिला के 33% का जो वोट बैंक है, पूरा फोकस उनके ऊपर है। कहीं कोई डिवीजन दिख रहा है आपको होता हुआ? पिछली बार भाई 5 सीट ले गए थे मेरे ख्याल से, 5-6% से ज्यादा ही वोट मिल गया था उनको मुसलमानों का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना ओवैसी को मिलेगा। इस बार ओवैसी की स्थिति खराब है, क्योंकि वक्फ बिल के बाद जिस तरीके से तेजस्वी की आरजेडी ने किया है, कांग्रेस जिस तरीके से वक्फ बिल के विरोध कर रही है, तो मुसलमानों को भी लग रहा है कि भाई अगर इस लड़ाई में 15 सीटों से हार गई थी पिछली बार तेजस्वी यादव, तो उनको लग रहा है कि भाई इतना 12,500 वोट कम पड़े और 15 सीटों से हार गए, अगर एक तरफा हम वोट करते हैं तो हो सकता है कि भाई
वही तेजस्वी मुख्यमंत्री आप कह रहे बने। हैं पिछली बार के से सबक लेंगे इस बार निश्चित रूप से, मुसलमान वोटर, और वो बिल्कुल डिवाइड नहीं बिल्कुल नहीं होंगे इस बार, और एक तरफा उनको वोट करेंगे। एक बता दूं आपको भी, अभी जो आंकड़ा मेरी ओसामा को टिकट देने के बावजूद वक्त के लिए इतना धूप में लालू जी और तेजस्वी जी सब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, उसके बाद भी अभी चुनाव के समय में छठ महापर्व के दौरान ये कहने की जरूरत है कि उसको कूड़े में डाल देंगे। इसकी आवश्यकता अभी भी पड़ी हुई है कि मुसलमानों को, मतलब मैं बार बार कहता रहा कि जो लोग कह रहे हैं कि दरी बिछावन मुसलमान हो जाएगा, एआईएमआईएम वाले, कुछ नहीं होने वाला है भाई। मुसलमान मत कांग्रेस, मतलब राहुल और तेजस्वी गठजोड़ के अलावा कहीं नहीं जाने वाला। फिर भी आपको ये चुनाव का मुद्दा है क्या इस चुनाव में जो विजय जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वो बदल देंगे ऐसा नहीं, वो खड़े दिखना चाहते हैं क्या? लेकिन इस तरह से खड़े दिखने की इस लड़ाई की जरूरत अभी इस चुनाव में है क्या? रणनीतिक तौर पर कितना वोट मिला था आपको पिछली बार महागठबंधन को मुसलमानों का? अभी हमारी टीम ने डेटा दिया 76%, लगभग 76% वोट टोटल मुस्लिम वोट का मिल चुका था। 100% मानिए ना, 76% मैक्सिमम हो सकता भाई है। उसी इसके ऊपर कुछ ले गए ओवैसी, कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स में चला गया होगा। 5% वोट मिला था एनडीए को, और वो भी किसको दिया था, ये इसका भी रिसर्च का विषय है, कोई पीएचडी कर ले इस पे कि वो 5% कौन थे और किसके लिए दिया था। तो ये तो इस बार 5 भी मिल जाए तो मुझे तो आश्चर्य ही होगा। और बाकी अगर मान लें ओवैसी का शेयर कम हो रहा है और वो इधर हो रहा है, तो आप 80% से ज्यादा वोट की उम्मीद कर रहे हो मुस्लिम वोट की। 80% से ज्यादा होगा। आपको एक डेटा दूं, इस बार ज्यादा होगा क्योंकि वो अब वोट कहीं पर बिखरने वाला नहीं है, स्प्लिट होने वाला नहीं है। और ओवैसी साहब को भी ये समझ में आ रहा था, इसलिए वो बार बार जोर दे रहे थे कि भाई आप हमें इस गठबंधन में ही शामिल कर लीजिए। जबकि टिकट 11.5% ही दिए महागठबंधन ने मुसलमानों को, टिकटों में भी उनसे कुर्बानी ली है। वो ठीक है, लेकिन वो वोट मुझे लगता है 76 से बढ़ेगा ही। और 76 और 80% को मैं 100% वोट ही मानता हूँ। मतलब इतना तो वोट होगा, इतना ही वोटिंग सारा का सारा वोट, इससे ज्यादा वोटिंग नहीं होता। हाँ, तो 80% वोट तो बहुत। हाँ, ये भी बात सही है, वोटिंग ही इतनी होती है। हाँ, तो वो आप 100% देखिए, वोट है। जो लोकसभा का मैं डेटा देख रहा था, बूथ नंबर 1 एनडीए 9 वोट, बूथ नंबर 2 3 वोट, बूथ नंबर 49 3 वोट, बूथ नंबर 52 6 वोट, बूथ नंबर 58 9 वोट, बूथ नंबर 175 3 वोट, बूथ नंबर 179 2 वोट, बूथ नंबर 180 8 वोट, बूथ नंबर 182 इसमें 2 जेडीयू वोट। के भी सीट कैंडिडेट हैं। अब आप देखिए ये, हाँ, जो कॉम्बिनेशन है उसको इस तरह का, अब आप जिसे हम कहते थे ना वोट जिहाद, वो वाकई धरातल पर उतरा है। मैं इस टर्मिनोलॉजी शब्द मत बोलिए, उनका राइट है किसी को भी वोट। बिल्कुल है राइट, बिल्कुल है राइट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा स्ट्रेटेजिक वोटिंग मुस्लिम समाज करता है। किशनगंज का वही इलाका जहां पर ब्राह्मण भूमिहार राजपूत नहीं करता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों का अपर कास्ट का एक नेता हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी प्रदेश में आप मुझे दिखा दीजिए, संपन्न सवर्ण वर्ग में आपको एक नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके समाज की आइडेंटिटी का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। मुलायम सिंह के साथ है, आप किसी माझी की पार्टी में आप देख लेंगे, चिराग की पार्टी के समाज के साथ देख लेंगे, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि भूमिहारों का कोई एक नेता हो या ब्राह्मणों का कोई एक नेता हो। नहीं, वोट तो उनका भी यही 65-70% स्प्लिट करता है पार्टियों में। अभी भी कांग्रेस को वोट देने वाले सवर्ण वोट देते ही हैं। लेकिन यदि आप किसी कम्युनिटी के वोट को वोट जिहाद कहेंगे तो फिर तो पॉलिटिकल जिहाद भी हो रहा है कि आप एक कम्युनिटी को वोट टिकट ही नहीं दे रहे, तो ये भी तो पॉलिटिकल जिहाद है। 100% नहीं दे रहे। तरीके से जानता है विजय जी कि वोट नहीं, ये पॉलिटिकल जिहाद हो गया ना। मेरे हिसाब से तो ये आपत्तिजनक शब्द है। कोई भी वोटिंग राइट, मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये फडणवीस जी ने तो बोला ही था लोकसभा इलेक्शन के बाद, उससे पहले एक बार सबसे पहले भाई समाजवादी पार्टी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। सलमान खुर्शीद की भतीजी समाजवादी पार्टी ने वही याद कर रहा था, उन्होंने कहा था। चलिए अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 18 वाले चुनाव में कमलनाथ जी के वो जो वीडियो उसमें आया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर पूरा वोट नहीं करोगे कांग्रेस को तो मुसलमान मिलके तो कांग्रेस के नहीं। सर आगे 2-3 खबरें मेरे पास बिहार की इंटरेस्टिंग और है। आरजेडी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा, अब पोस्टर से भी लड़ाई होगी। इस पोस्टर में दरअसल तेजस्वी यादव को बिहार का नायक कहा गया। कुछ गलत नहीं है, उनकी पार्टी अपने नेता को नायक नहीं कहेगी तो किसको कहेगी। लेकिन इस पोस्टर को लेकर एनडीए के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भड़क गए। अब उन्होंने पोस्टर को लेकर एक पोस्ट किया एक्स पर, और उन्होंने बड़ी तीखी लाइनें लिखते हुए कहा है, नालायक को लायक बताना, नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। इस बयान के बाद अब बिहार में
सियासी शब्दों को लेकर के फिर रार हो गई। आरजेडी के पटना ऑफिस के बाहर शनिवार को एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक कहा गया था और इस पोस्टर में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के ठीक बाद इसको लगाया गया था। तो मतलब अब कई बार चुनावों में आप देखते हैं कि कोई एक दूसरे के लिए, ठीक है बहुत सी बातें कही जाती है लेकिन एक मर्यादा रखी जाती है। यहाँ तो सीधे सीधे नालायक कहा जा रहा है। तो जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? क्या कहा था, याद दिला दीजिए। नहीं, उनको याद होगा। नायक नहीं नालायक है तू, वो गाना है ना सर, क्या है, नायक नहीं खलनायक है तू, पापी बड़ा दुखदाई है तू। देखिए ऐसा ये सर डाल दो के बेटे वायरल कर देगा कोई इसको, ये हम नहीं कह रहे, मांझी मांझी कह रहे हैं। जनता पार्टी के समय का प्रचार कभी याद आ जाए तो ध्यान रखने चाहिए। नारा हुआ करता था गली गली में झंडी है, आगे बताऊंगा नहीं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि राजनीति में ये गिरावट का संकेत है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सर आपने अच्छा शब्द दे दिया, गिरावट। बिहार में कुछ गिर गया। बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली नेता अनंत सिंह का मंच टूटकर गिर गया। वो संपर्क अभियान के लिए जब अनंत सिंह रामपुर डुमरा गए थे तो वहां मौजूद समर्थकों से वो जब लोगों ने उनसे संबोधन करने के लिए कहा तो भीड़ पर जब भी कोई नेता चढ़ता है तो उसके आसपास सबकी कोशिश ये होती है कि हमारी भी पीछे से कहीं आ जाए ताकि फोटो में हम आ जाए। अब फोटो में लेने के चक्कर में नेताजी को दड़ाम करा दिया समर्थकों ने। समर्थकों कई सारे समर्थक चढ़ गए, थोड़ी देर तक तो नारेबाजी चलती रही और उसके बाद ये हुआ। देखा दीजिए तस्वीर। ऑडियो अगर है इसमें तो जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। मोकामा की जनता को भी भाई साष्टांग नमस्कार कि वो उसके संग फोटो खिंचवाने के लिए पीछे खड़े हो जाते हैं कि भाई अनंत सिंह के संग हमारा फोटो आ जाए। और अगर वो वहां का रोल मॉडल बन रहा है वहां पर, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो गरीबों पे पैसा बहुत, इस पर तो एतराज करना चाहिए बीजेपी के लोगों को कि इस आदमी के सामने नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे। कैसे क्रिमिनल आदमी नहीं, और बीजेपी को बोलना चाहिए था गलत दो चीजें कहना है सर। आप इसको सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, हम लोग तो नहीं सपोर्ट कर सकते। कैंडिडेट हैं सर बीजेपी को इस बात का भी विरोध करना चाहिए था कि जब नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में परिवर्तन करके आनंद मोहन को छुड़वाया था, उस बात का भी सरकार में बीजेपी को विरोध करना चाहिए था। तो अब सत्ता चाहिए तो सत्ता में तो बाहुबली तो बीजेपी के पास भी है। अच्छा ये कौन से ऐसे सर बड़े जनाधार वाले नेता है कि आपको 10 सीट जिता देगा, एक ही सीट जीत के देगा। लेकिन ये गुलगुलों से परहेज कब तक करवाएंगे आप? ये गलत है। और जिस तरीके से परहेज कब तक करवाएंगे? जेडीयू के बारे में जो कहा जाता है भाई कि जो जंगल राज और बाहुबली को खत्म करने का काम है, उसमें भी आप उनको समर्थन देंगे कि वो राजपूत है, राजपूत वोट आपको मिल जाएंगे। ओसामा से एतराज, जबकि ओसामा तो क्रिमिनल नहीं है ना, उसका पिताजी एतराज कर रहे हैं। और यहाँ इन लोगों को टिकट वही कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं हमारे से अलग है, उनको तो आचरण दिखाना चाहिए वैसा। इसमें तो कहीं कोई इब्बट नहीं है, लेकिन जरा देख लीजिए उसको, असली बात समझिए। आप लोग चले जाते हैं दूसरी दिशा में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मंच झेल गया, नीतीश कुमार मंच जिंदाबाद मंच झेल गया, अनंत कुमार जिंदाबाद मंच वो नहीं संभाल पाया, टूट के निपट गया। तो ईश्वर भी कुछ करता है ना, मतलब मैं इसको हर वक्त नहीं जोड़ता हूं, लेकिन ऐसे लोगों का जब जिंदाबाद वहां की जनता लगा रही है, और निश्चित तौर पर यह बड़ा विचित्र दिखता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि आप किसी भी तरह के अपराधी को, चाहे इस पार्टी को हो, चाहे उस पार्टी का हो, चाहे इस जाति का हो, चाहे उस जाति का हो, अगर आप उसको वोट दे रहे हैं तो आप फिर हकदार नहीं हैं किसी भी तरह की बेहतरी के लिए, किसी भी तरह के सुधार की बात करते। एक आखिरी खबर बिहार की आपको बता देता हूं। देखिए कैसे मजबूरी जब आती है तो क्या करती हैं पार्टियां। बिहार के इलेक्शन में मंढौरा की सीट थी, ये एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को दी गई थी। सीमा सिंह को उन्होंने कैंडिडेट बनाया, उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। और रद्द होने की वजह में याद नहीं सर, बताइएगा जरा। और उसके बाद अब इनको करना क्या पड़ा? एड्रेस यूपी की थी और बिहार का उन्होंने भर दिया, उत्तर प्रदेश उनका निवास था। तो नहीं, वो कोई और थी सर, वो आरजेडी की थी,
वो आरजेडी की वो RJD की एलजेपी की थी। तो अब नहीं, प्रस्तावक की जगह ये नाम गलत जगह लिखा था, नाम गलत प्रस्तावक जगह और लिख दिए थे। अब एनडीए को क्या करना उम्मीदवार के पड़ा? नाम को। अंकित कुमार वहां से निर्दलीय एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। अब एनडीए की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जमुई से सांसद अरुण भारती ने बताया कि मढ़ौरा के विधानसभा क्षेत्र में अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन तकनीकी कारणों से निरस्त हो गया था और अब हम लोग अति पिछड़ा समाज से आने वाले अंकित कुमार को समर्थन दे रहे हैं। अब सर मैं समझना ये चाहता हूं कि ये कैसे कम्युनिकेट होगा कि अब ये आदमी हमारा कैंडिडेट है? देखिए, एक तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कैंडिडेट का, और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बताने में बिहार इस मामला में बड़ा जिसे कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चले जाते हैं रातों रात। ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। संचार वो बहुत strong है। मतलब संचार को आज के दिन में जिसको सिंबल मिला होता उसके और इनके चांसेस में कोई खास अंतर नहीं कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अच्छा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लोग पता लग जाता है कि इनको अब सपोर्ट करना है। ये हमारे कैंडिडेट थे, हमारी पार्टी से थे। अब हमारी पार्टी का चूंकि नामांकन प्रत्याशी का रद्द हो गया है, इसलिए अब हमारी पार्टी से जिसका हुआ है वो भी उनके सपोर्ट में अपने प्रचार होएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप है आज के दिन में, सारी जगह टेलीफोन है, मैसेजिंग जब बटन दबाने आदमी जाएगा तो उसको सिंबल तो नहीं थोड़ा पता तो फरक पड़ता ही है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही कैंडिडेट के सिंबल को नहीं लेकर। पड़ने वाला है। और ऐसा इन बाकियों को भी करना पड़ेगा। एलजेपी आरजेडी नहीं, इनका रद्द कांग्रेस हुआ, पार्टी ने वीआईपी भी का रद्द किया हुआ। ना। सभी के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा कि सबको। चलें, खैर ये एक ताजा खबर आई और थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है। दुनिया को परेशान करने वाली एक खबर आपको बता रहा हूं। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल बना ली है। क्रूज मिसाइल बेरेवेत्सनिक 9M739, ये इस मिसाइल का नाम है। फिर सुनिए, न्यूक्लियर हथियार तो ले जाएगी ही, वो तो दुनिया में हर किसी के पास है, हमारे पास भी है। ये न्यूक्लियर पावर से चलती है। न्यूक्लियर पावर से सबमरीन चला करती थी, पनडुब्बी चला करती थी कि हफ्तों महीनों जो पानी के नीचे रह सकती है, उसको तेल डीजल वाली नहीं चाहिए, उस जरूरत नहीं है। ये न्यूक्लियर से चलने वाली मिसाइल, अब यह बताया जा रहा है कि इसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है। और खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बताया मीडिया के सामने आकर के कि हमारे सभी टेस्ट इस मिसाइल के पूरे हो चुके हैं, मतलब ये ऑपरेशनल है। रूसी सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने पुतिन को यह बताया कि इस मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को कर लिया गया था। इस टेस्ट में यह बेरोवेत्सिक मिसाइल करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी। इसने 15 घंटे तक यह हवा में रही, 14,000 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। यह भी बताया गया कि इस मिसाइल की अधिकतम रेंज नहीं है, यह कम से कम 20,000 किलोमीटर तक जा सकती है, कम से कम। इसीलिए इसको अनलिमिटेड रेंज भी माना जा रहा है कि 20,000 किलोमीटर तो आप कहीं से चलाइए या दुनिया में कहीं पहुंच जाएंगे ना। और इनको तो मुख्य दुश्मन अमेरिका है, यूरोप है। यूरोप के तो बगल में बैठा है रूस। अमेरिका की हर कोने तक यह मिसाइल पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पुतिन ने यह भी कहा कि ऐसी मिसाइल दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। और उन्होंने कहा कि पहले कई एक्सपर्ट्स यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार बनाया भी जा सकता है, लेकिन हमने इसको बना करके दिखा दिया। आपको बता दें कि बेरोवेत्सिक एक क्रूज मिसाइल, अब यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सामान्य ईंधन से नहीं चलती, न्यूक्लियर ईंधन से चलती है, ये हमने आपको बताया। इसके पीछे एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, तो मिसाइल लगभग अनलिमिटेड असीमित दूरी तक उड़ान भर सकती है। साथ ही दुश्मन की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक चकमा दे सकती है, क्योंकि क्रूज मिसाइल धरती के सतह के ऊपर थोड़ा ऊपर जाकर के ऐसे चलती है। जो दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो सीधा आकाश में जाती है, फिर आकाश से नीचे गिरती है। ये धरती की सतह से मिलती मिलते चलती है। और खुद अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज यानी 10 से 20,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता हो जाएगी। इससे रूस किसी भी हिस्से में अमेरिका तक पहुंच सकता है। कुछ एक और डिटेल जो अखबार में छपी हुई है, मैं पढ़ा तो हैरान रह गया कि ये देखिए आप, ये इसकी एक तो मैंने आपको बताया 15 घंटे तक इसने उड़ान भरी, 20,000 किलोमीटर तक चलती है। सर ये रिपोर्ट तो ये कह रही है रॉयटर्स के हवाले से कि ये एक तो दुनिया की पहली मिसाइल जिसमें परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, और ये मिसाइल हफ्तों महीनों तक हवा में रह सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपने एक टारगेट लॉक किया तो वहां तो जाएगी। इसमें अब ऐसा भी सिस्टम है कि आप उस टारगेट के आसपास आप अगर आप चाहें कि ये मिसाइल मंडराती रहे तो ये मंडराती रहेगी, और जब आप चाहेंगे तब हमला करेगी। तो रॉयटर्स कह रहा है कि हफ्तों तक महीनों तक भी अगर आप चाहें तो इसको हवा में रख सकते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 2018 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। हाँ,
कितनी ऊंचाई पर चलती है ये, क्योंकि ये इसलिए ये टेस्ट आप किसी रडार की पकड़ में नहीं आ सकती। धरती की सतह से बमुश्किल 50 से 100 मीटर, 50 से 100 मीटर कितना हुआ, 164 से लगभग 330 फीट, इतनी ऊंचाई पर मात्र चलती है। जो मिसाइल जितनी कम ऊंचाई पर उड़ेगी उसको पकड़ना उतना मुश्किल है। हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्यों इतनी कामयाब है, एक तो वो बहुत तेज है और दूसरा वो भी बहुत कम सतह, बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, और एक भी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो फिर तो ये न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल जाने क्या क्या ये मिसाइल आई है सर, ये तो दुनिया कहाँ जा रही सर। मैं देख रहा था कि मॉस्को टू वॉशिंगटन की डिस्टेंस जो है ड्राइविंग रेंज में 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर। हाँ, और यदि स्ट्रेट वो मिसाइल के थ्रू देखें तो 9,000 किलोमीटर। 14,000 तो अभी दूरी तय की है। हाँ, तो इसीलिए वो मैसेज के लिए ना, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रूस की लड़ाई ना यूक्रेन से है ना किसी से, वो अभी सीधा चैलेंज ट्रम्प साहब को कर रहे हैं। जब भी बार बार बात होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नाटो को धमकी देना है, यूक्रेन पर कुछ हमला और कर देना है, तो वो बार बार ट्रंप को जवाब होता है, और इससे ज्यादा बड़ा सीधा जवाब तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ हथियार ही नहीं दुनिया में किसी ने बनाया। तो ये सुपर पावर वॉर के तौर पर आप इसको देखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई वो उसको चला देंगे, लेकिन ये ताकत बताना हमेशा ही ये ताकत की लड़ाई का पोस्चरिंग में है ये। पुतिन साहब ने बोला क्या जिस मिसाइल का की अनाउंसमेंट करते हैं वो सुनिए। एक बार फिर हमने रूस के परमाणु कवच की विश्वसनीयता को साबित किया है। रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स रशियन फेडरेशन और यूनियन स्टेट की सिक्योरिटी में सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सक्षम है। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जो दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट्स और आर्म फोर्स को अच्छी तरह से पता है। हमारे न्यूक्लियर हथियार की आधुनिकता के सर्वोच्च स्तर पर है। यह कहना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कम से कम सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों से तो बेहतर है। हम आज अनलिमिटेड रेंज तक मार करने वाली बुरवेस्टनिक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास इंडस्ट्रीज से एक रिपोर्ट मिली है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के असेसमेंट से भी वाकिफ हूँ। ये वो यूनिक प्रोडक्ट है जिनका दुनिया में कहीं और कोई मुकाबला नहीं है। पुतिन जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे तो सेना की वर्दी में थे, ये भी आप नोट कीजिएगा। अभी समीर जी मुझे याद दिला रहे थे। ठीक बात है, वो बेचारे ज़ेलेंस्की यूक्रेन को बचाने के लिए वो तो अमेरिका से टोमाहॉक मिसाइल मांग रहा है। ये तो मिसाइल का बाप परदादा पता नहीं क्या बना दिया है। दुनिया की कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी यह है कि इसको रोकने वाला कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब दुनिया के लिए चिंता की बात है। अगर ये जो बनाया है रशिया ने, ये दुनिया के लिए चिंता का बात है। और अगर देश इस तरीके से हथियारों की होड़ में पड़ेंगे तो पूरी दुनिया के विश्व शांति के लिए एक बहुत खतरा है। और पुतिन जिस तरीके से इस समय आक्रामक मूड में है और उसका सफल परीक्षण किया, तो मुझे लग रहा है कि भविष्य में वो इसको इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि ट्रंप ने बहुत संयमित जवाब दिया है कि इस तरह का परीक्षण नहीं होना चाहिए था। और फिलहाल पुतिन का ध्यान ट्रंप ने बयान दिया इसको लेकर कि ये परीक्षण नहीं होना चाहिए था रशिया के थ्रू, और रशिया यूक्रेन के साथ शांति वार्ता कैसे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस बात ने मुझे लगता है कि अमेरिका को बहुत चिंतित किया होगा। और जिस तरीके से अमेरिका और रशिया का संबंध खराब होते जा रहे हैं, आज रशिया नहीं क्या कल चाइना या कोई और देश इस तरह के हथियार बना सकता है, तो दुनिया की शांति के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खतरा है। और सारी दुनिया को पुतिन से कहना चाहिए कि भाई इस तरह के हथियारों का प्रदर्शन ना हो, ना कोई इस तरीके से बनाए। आने वाले समय में पुतिन जिस तरह की मतलब एटीट्यूड है उनका, जिस तरीके से वो आक्रामकता से रहते हैं, क्या वो इसका परीक्षण आने वाले दिनों में यूक्रेन पर अगर उन्हें लगा कि नाटो देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, नाटो जिस तरीके से यूक्रेन के पीछे खड़ा है, तो वो क्या नाटो पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या अमेरिका पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे इसके इस्तेमाल की संभावना कम लगती है, लेकिन उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी है कि भाई अब रशिया कहां पर है। अब अगर आप नाटो के पीछे, अगर अमेरिका सोचता है कि नाटो के साथ और यूक्रेन के पीछे खड़े होकर रूस को आप परेशान करोगे, तो हम कहां पहुंच गए हैं या अमेरिका के कल्पना से पर है। अब किसी को पैर पीछे खींचने पड़ेंगे, बात यही है। 5,000 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स दोनों देशों के पास है, अमेरिका और रूस के पास। लेकिन हम लोग, हाँ रशिया के पास ज्यादा है, लेकिन हम लोग पहले भी एक बात कर रहे थे कि हथियार कभी चलाने के लिए थोड़ी होते हैं। कब चले? 1945 के बाद तो कभी चले नहीं आज तक दुनिया ने, और भगवान ना करे कि कभी चलें, क्योंकि अब चले तो फिर दुनिया तो नहीं बचेगी। फिर भी दुनिया में होड़ मची होती है एक से बढ़कर एक हथियार डेवलप करने की, और खास तौर पर अगर कहीं जंग हो रही हो तो फिर ये आर्म्स रेस शुरू होती है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में भी होता है। मतलब जिसकी जितनी मतलब हैसियत कह लीजिए आप, जिसके पास जितने रिसोर्सेज, वो उसका इस्तेमाल करता ही है, क्योंकि उसको अपना दुश्मन सामने नजर आ रहा होता है। लेकिन कभी तो इस झगड़े के मूल में जाना पड़ेगा ना त्रिपाठी जी। ये क्या मांगा था पुतिन ने कि मेरे बगल में नेटो ना आए, बस।
देखिए, ये तो होना भी नहीं चाहिए था। अगर हम यूएसएसआर के लिहाज से देखें और वो टूट कर बिखर कर ऐसे हो गया है और उसमें अगर वेस्टर्न कंट्रीज अपना दखल बनाना चाहेंगी नाटो के जरिए, तो ये खतरा तो उत्पन्न होगा। कमजोर शासक होता, कमजोर देश होता तो स्वीकार कर लेता। ट्रंप की दादागिरी जैसे चलती है वैसे चलती रहती। इस मसले पर अगर कहें तो इसकी हम लोग भी कह रहे थे कितनी दूर वाशिंगटन है, ये तो अनलिमिटेड रेंज है, क्योंकि जब न्यूक्लियर उसमें शामिल हो गया, एक बार रिएक्टर उसका स्टार्ट हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहां तक मारो चाहे जहां तक जाओ। सवाल दूसरा है, क्या सचमुच दुनिया का ये जो दादागिरी करने वाला समूह है, ये सचमुच चाहता है कि शांति हो? नहीं चाहता है। जब उनके बीच में कुछ झगड़ा चरम पर पहुंच जाता है तब यह खतरा उत्पन्न होता है। एक समय में अमेरिका और जापान के बीच में उत्पन्न हुआ था। जापान के ऊपर जब हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान ने पूरी तरह से परमाणु हथियारों को त्याग दिया। अमेरिका ने त्यागा क्या? नहीं त्यागा। यानी दुनिया को जो खतरा है, दुनिया के दूसरे देशों से पहले, अगर सबसे पहले किसी से खतरा है तो उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने बार बार कहा कि हम धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको खत्म करेंगे, कम करेंगे, लेकिन कभी नहीं किया। आपके यहां से दूसरे देशों को मदद मिलती रही। पाकिस्तान को आप रोक नहीं पाए, जो पूरी तरह से आतंकवादी मुल्क है। उसके आप सेना प्रमुख को बिठाकर आप लंच और डिनर करा रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री से आप गलबहियां कर रहे हैं। असली दिक्कत यहां है। और अगर आप ये करेंगे तो पुतिन अब जहां पहुंच चुके हैं, और कई बार होता है ना कि जब आप किसी पर प्रतिबंध लगा देते हैं, किसी के ऊपर एक दीवार बन जाती है, तो उस दीवार की आड़ में जो वो करता है वो किसी के पकड़ में नहीं आता है। पुतिन के रशिया ने जो किया है वो दीवार है। उसको अगर दुनिया के लिए वो खुला होता, वो देश, उस तरह से सैंक्शंस नहीं होते, तो शायद आज ये हालात नहीं ट्रंप होते। के पास ऑप्शंस क्या है यूक्रेन वॉर को लेकर के? इसकी बात हम बता दें आपको। रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग जो है 1341 दिन से चल रही है। पहले रशिया का हमला यूक्रेन के बॉर्डर एरियाज तक होता था, अब वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर रोज मिसाइल और ड्रोन अटैक्स करता है। रूस ने लगातार दूसरे दिन कीव पर अटैक किया। शनिवार को हमले में 4 लोगों की और रविवार को 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी हमले रोकने के लिए अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं। ट्रंप इससे पहले टॉमाहॉक मिसाइल ज़ेलेंस्की को देने से इनकार कर चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप कहीं ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति के पद से हटाने की किसी डिप्लोमेटिक मुहिम में तो नहीं लगे हैं? इसके बाद पुतिन से बातचीत करके जंग रुकवाना आसान हो सके। एक बार कल भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था इट टेक्स 2 टू टैंगो। पुतिन को तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की को भी मानना पड़ेगा। तो अब इसमें एक आसान ऑप्शन, ये जो कुछ वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है जंग रुकवाने का, शायद एक बेटर ऑप्शन ये है कि ज़ेलेंस्की से कहा जाए कि आप हटिए। और वो तो उनके देश में भी दबाव बन रहा है कि चुनाव कराओ। देखिए, 2 सवाल। एक तो उस मुद्दे पर भी जिक्र करना चाहूँगा कि वेस्टर्न पावर 1945 के बाद हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश किया है। यूरोपियन यूनियन का डोमिनेंस खत्म हुआ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी मान करके चल रहा है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है। इसी बीच में रसिया तो पहले से था, चाइना, ब्राजील, इंडिया, अर्जेंटीना, ये बड़े देश, पावरफुल देश होकर के उभर करके आ रहे हैं। अब यदि आप यदि देखें कि यदि ये अपने सशस्त्र बलों को या अपनी सैन्य ताकत को नहीं बढ़ाएं तो इनके पास क्या विकल्प रहेगा? यदि ऐसा ये नहीं करते हैं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति, अमेरिका कहीं भी किसी भी देश में जाकर के तख्ता पलट करवाने में, ऐड देकर के तख्ता पलट करवाने में, सैन्य तरीके से तख्ता, CIA के द्वारा तख्ता पलटवाने में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माहिर है। CIA का काम ही यही है। और इस पर तो बहुत चीजें लिखी जा चुकी है, किताब, टन्स ऑफ लिटरेचर्स हैव बीन प्रोड्यूस। अब रही बात, क्या वो पुतिन, यूक्रेन और रसिया के बीच के संबंध जो है वो युद्ध विराम हो सकता है? मुझे अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो एक ही शर्त पर हो सकता है कि यदि ज़ेलेंस्की को वहां से पद से हटा दिया जाए। मैंने कहा ना आपसे, क्या पद से हटा दिया जाए, क्या उसके बीच में नाटो के अंदर बहुत बड़ा अंतर विरोध कायम होगा? क्योंकि नाटो के जो देश हैं, जर्मनी है, पोलैंड है, ये सारे जो देश हैं, नाटो और यूरोप वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। नाटो के अंदर भी अमेरिका का बहुत बड़ा विरोध है, बहुत विरोध है। आप देख रहे हैं, फ्रांस जो है वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है, जर्मनी बिल्कुल तैयार नहीं है। जर्मनी और फ्रांस, फ्रांस और यहां तक कि ब्रिटेन, ये सब उसको देने के लिए तैयार है, हथियार दे रहे। इतने दिनों से यूक्रेन लड़ कैसे रहा है? ठीक है सर, अब कुछ कारण लड़ रहा है। दुनिया के किसी उस हिस्से की बात हमारे नजदीक है जो तालिबान और पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीज फायर फिर टूट गया।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी बॉर्डर पर तालिबान ने हमला किया और इसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। एक तरफ बॉर्डर पर झड़प हो रही है, दूसरी तरफ तुर्की में पाकिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत भी टूटने की कगार पर है और ये दूसरे राउंड की बातचीत है। पहली कतर में हुई थी, अब इजिप्ट में हो रही है, तुर्की में हो रही है। पाकिस्तान दरअसल ये मांग कर रहा है कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान की वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP पर एक्शन ले, लेकिन तालिबान इसके लिए कोई गारंटी और लिखित गारंटी चाहता है पाकिस्तान, वो कोई लिखित गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। आज तो अखबारों में ये भी छपा हुआ है कि पहले एक रिटन मसौदा कि मतलब हम क्या कर सकते हैं तालिबान ने दिया पाकिस्तान को, उसका एक रिप्लाई जो है वो पाकिस्तान ने फिर दिया कि हमारी मांगे ये हैं। अब इसके बाद तालिबान ने हाथ खड़े कर दिए जब उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी मांगे रखी दोबारा। इसके बाद तालिबान ने यह कहा कि अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान से कि आप TTP से संघर्ष रुके आपका, तो हम ये कर सकते हैं कि TTP को यहां बुला लें, आप TTP से बात कर लो। इतनी चलती है उनकी TTP के ऊपर, तो वो चाहते हैं कि आप सीधे उनसे बात करो, हमसे मत बात करो, तुम्हारा झगड़ा उनसे है। इसके लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान उनको उस TTP को आतंकवादी मानता है। उनके लिए पाकिस्तान में एक शब्द चलता है खवारिज। खवारिज मतलब जो दीन से, इस्लाम से खारिज टाइप अलग है, तो वो उस नाम से ही बुलाते हैं उनको। तो वो उन्होंने कहा हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर बॉर्डर पर ये होना, तालिबान का कोई रिटर्न गारंटी देने से इनकार करना, इसका मतलब फिलहाल यही लग रहा है कि ये झगड़ा फिलहाल नहीं रुकेगा। अब इसमें एक ही सवाल है सर, तालिबान के पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि वो कोई जंग अफोर्ड करे पाकिस्तान से? पाकिस्तान तो ट्रंप की शय पर करने को तैयार है। सर एक बात हमेशा ही समझनी चाहिए, जिस पर हम लोग रोज चर्चा करते हैं, चाहे यूक्रेन हो चाहे तालिबान हो, वो अपने दम पर कोई चुनाव नहीं लड़ता, ये लड़ाई नहीं लड़ता है, जंग नहीं कर रहा। तो ये समझना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और उसको रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, ये तो ऐसा है कि हम जंग के बारे में कुछ समझते ही नहीं है। जंग में तो एक्चुअली जो लोग दरअसल होता क्या है कि जो लोग सामने लड़ रहे हैं, लड़ाई उनकी हो ही नहीं रही। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि गरीब देश है ना, तो फिर वो शायद लड़ाई मोल ना लेना चाहे और मांग मान ले इनकी। नहीं, सवाल ही नहीं मानेगा। एक तो अफगानिस्तान का जो मिजाज है वो भी ऐसा नहीं है, तालिबानियों का मिजाज ऐसा नहीं है, और तालिबान केवल चुनाव ये इलेक्शन माफ कीजिए, इलेक्शन बहुत आते हैं बिहार के ध्यान में रखते हुए, जंग जो है वो अकेला नहीं लड़ रहा। और ये बात हम यूक्रेन के वक्त भी मैंने कहा था कि यूक्रेन में जब हो रहा था, रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई, लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, 3 साल में आपने बताया 1341 दिन हो गए। तो क्या यूक्रेन लड़ रहा है अकेला? तालिबान भी नहीं लड़ गया, और तालिबान तो लड़ाके ही हैं वो। तालिबान खैर वो तो उनके जीन्स में है। तालिबान को हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान में रसिया को भगाने में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो अमेरिका की थी, और इन्हीं लोगों को सहारा लिया था। भगाने की तो अमेरिका के से ये बदला लेने से अवसर क्यों चूकेगा रसिया, और आर्म सप्लाई क्यों नहीं कर सकता है? अब तालिबान को तालिबान की मतलब तालिबान के पीछे भी लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसमें एक फैक्ट और है बस कि इस साल की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान में माना जाता है लगभग 40 लाख, सर गलत कम तो नहीं बता रहा, अफगानी रहते हैं या ज्यादा ही रहते हैं? 50 से 60 लाख कहा था, ये 50-60 लाख, 6.5 लाख से ज्यादा लोग, बहुत बड़ी तादाद होती है। इस एक साल में वो पुश बैक कर चुके हैं अफगानिस्तान में, मतलब लगभग 10%। कितना परसेंट हो गया? 10% से ऊपर, 10% से 10, मतलब हमारे यहाँ सोचिए आप, मान लीजिए 2 करोड़ बांग्लादेशी आपके यहाँ है, आप कितने निकाल पाए हो? उसने 10% अफगानी निकाल दिए बाहर, और ये भी झगड़े की एक बड़ी वजह है। लेकिन उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? तालिबान तो कर ही रहा है, उनको ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। ईरान ने कई हजार अफगानियों को अपने यहां पर लेबर के तौर पर काम करने के लिए शरण भी दे दिए कि हमारे यहां पर आप आकर के जो है वो रह सकते हैं। लेकिन तालिबान के सैनिक पाकिस्तान की चौकियों पर हमले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मुनीर के गीत गा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर मुनीर की तारीफ की, आसिम मुनीर को कहा ग्रेट। ट्रंप और साथ में शहबाज शरीफ को भी, वो मजबूरी में उनको कहना पड़ता है, वो मानते तो एक ही को है लीडर, लेकिन कहा कि बोथ ऑफ देम आर वेरी ग्रेट। ट्रंप अभी एशिया आए हुए हैं और इस दौरान कुआलालंपुर में उन्होंने कहा कि जल्दी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये लड़ाई भी रुकवा देंगे। अभी मैं जरा बिजी था, मैं कहीं और लड़ाई करने वाला था। भाई कहाँ, वो कौन से लैटिन अमेरिकन कंट्री में लड़ाई करने वाले हैं ना ये, बोले लेकिन मैं रुकवा दूंगा, इनकी लड़ाई भी रुकवा दूंगा, और ये दोनों बड़े महान लोग हैं, मैं इनसे बात कर लूंगा। सुना दिए ट्रंप की बात। तो ये कह रहे हैं भाई
ये दोनों लोग मेरी बड़ी सुनते हैं। अब मैं ये वाली लड़ाई भी जो है वो रुकवा दूंगा। मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी ट्रंप को बीच में आना पड़ेगा त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, ट्रंप को किसी के बीच में नहीं आना पड़ेगा। वो अपने ये जो बीच में आने की जो इच्छा है, इसको अगर ख़त्म कर दें तो बहुत सी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या आएंगे? वो मीडिएटर तो वो होता है ना जिसका दोनों पक्षों का भरोसा जिसके ऊपर हो, मध्यस्थ तो वो हो सकता है। क्या बगराम एयरबेस भूल गए हम लोग? वो अभी तो मांग रहे थे, और अफगानिस्तान ने साफ साफ कहा कि 20 साल लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने अभी एक शब्द कहा कि अफगानिस्तान गरीब देश है, कैसे लड़ेगा? ठीक बात है, अगर वैसे कहेंगे तो पाकिस्तान से बहुत गरीब है वो, लेकिन अफगानिस्तान की तुलना में पाकिस्तान अमीर है ना। पाकिस्तान कौन सा ऐसा देश है आज कटोरा IMF, आज कटोरा वर्ल्ड बैंक, कल कटोरा अमेरिका, परसों कटोरा चाइना? वो तो वही भिखमंगा मुल्क है, उसको क्या करना है? लेकिन क्या जिस तरह से अफगान लड़ाके लड़ते हैं वो पाकिस्तान के सैनिकों की क्षमता है क्या? ये बड़ा सवाल। दूसरा, जो पाकिस्तान के भीतर अफगान के सिंपथाइजर हैं या जो उनके समर्थक, जो आतंकवादी समूह कह लीजिए, मिलिटेंट कह लीजिए, उग्रवादी कह लीजिए, जो आप मान लीजिए, वो समूह जब एक साथ दोनों लड़ेंगे तो क्या पाकिस्तान की सेना उसके लिए तैयार है? ये मुझे लगता है ज्यादा बड़ा सवाल। एक बड़ी डेवलपमेंट कल ये हुई है मलेशिया में। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से मिले हैं। उस मुलाकात से पहले जो हुआ वो इंपॉर्टेंट है। मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दिया जब उनसे सवाल हुआ कि आपकी और पाकिस्तान की दोस्ती से इंडिया को प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की प्रॉब्लम्स ऑब्वियस है, हम समझते हैं इस बात को कि हम पाकिस्तान से रिश्ता रखते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा इंडिया को, लेकिन इंडिया एक बहुत मैच्योर कंट्री है और बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी करता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे दुश्मन है, हम पसंद नहीं करते, भारत उनके साथ दोस्ती रखता है। वो रशिया की बात कर रहे थे, तो उसमें फिर हम भी कुछ नहीं कहते तो खूब है। दबाव ही सारा इस बात पर है कि क्यों रूस के साथ, दबाव ही सारा ये है कि हमारे कैंप में आओ, उनके कैंप में ना रहो, इंडिया जबकि किसी कैंप में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पाकिस्तान से रिश्ते भारत से संबंधों की कॉस्ट पर नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ संबंध रख के भारत के साथ अपने रिश्ते खराब बिल्कुल नहीं करेंगे, हम दोनों के साथ संबंध रखना चाहते हैं। तो डिप्लोमेसी में क्या मतलब हुआ इस बयान का? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जिस तरीके से भारत से लड़ने के बाद और जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर लगातार अमेरिका का दौरा कर रहे थे और ट्रम्प उनकी तारीफ कर रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई भारत पे इतना टैक्स इम्पोज कर दिया, इतना टैक्स लगा दिया है, पेनल्टी भी लगा दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रम्प के बीच में बातचीत भी बहुत कम हो रही है, आमने सामने मुलाकात भी नहीं हो रही, तो उसका फायदा उठाकर हम पाकिस्तानी गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में जाकर बैठे तो अमेरिका और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्पष्ट कर दिया है कल कि भाई आपसे हमारे जो संबंध है वो एक रणनीतिक के तहत हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भारत को खारिज कर दिया या भारत को कम आके आपसे संबंध बना रहे हैं या भारत को नाराज कर हम आपसे संबंध बना रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट संदेश है कि भारत का जो स्टेटस है दुनिया के अंदर और अमेरिका के लिए पाकिस्तान, भारत का जो महत्व है उसकी तुलना पाकिस्तान हमसे नहीं कर सकता। प्रोफेसर, एक छोटा कमेंट, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया रिलेशनशिप विद इंडिया इज हिस्टोरिक एंड वेरी डीप। सब ये कहने की बात है। ये जब पाकिस्तान को सारा मिलिट्री सप्लाई वगैरह किया जा रहा था तब भी अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर यही कहता था कि हम आर्म्स दे रहे हैं लेकिन इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज के दिन में जो सेंट्रल एशिया है वो इंडो पैसिफिक से ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया है, उसकी तरफ उसका ध्यान है। आप देख रहे हैं क्वाड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए दुनिया की कुछ अजीबोगरीब सी खबरें, और ट्रंप है तो कुछ भी मुमकिन है। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर चल रही थी, ठीक है, मतलब जैसे हर देश के साथ वो अपनी अभी टैरिफ की धमकी देकर और कुछ भी करके अपने फायदे का ट्रेड समझौता कराना चाहते हैं, व्यापार समझौता कराना चाहते हैं, उनके साथ भी कर रहे थे जैसे हमारे साथ बातचीत चल रही है। अब इस घमासान में कनाडा के टैरिफ विज्ञापन ने अब आग लगा दी जैसे दोनों देशों के रिश्ते में। ट्रंप ने कनाडा के साथ चल रही सारी व्यापार वार्ता खत्म कर दी, ये तो हमने खबर आपको कल बता दी थी। आज डेवलपमेंट ये है कि 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया कनाडा के ऊपर और उन मोटे मोटे चीज़ों पर जो वहाँ से इंपोर्ट करता था, खासतौर पर स्टील वगैरह, सब चीज़ों के ऊपर 10% इन पर पहले भी एक्स्ट्रा टैरिफ था और अब तो ओवरराइडिंग 10% लगा दिया। वजह क्या है? ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते चलाते हैं ट्रंप। यह हमने आपको बताया था कि वहाँ कनाडा के ओंटारियो राज्य में एक विज्ञापन बनाया गया अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ, और वो कोई वहाँ के प्रधानमंत्री ने नहीं चलवाया था, वो उस राज्य के गवर्नर या मुख्यमंत्री जैसे हमारे यहाँ होते हैं लीडर जो भी होंगे,
उन्होंने बनाया और उसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का एक पुराना बयान निकाला और उस पर लगाया कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इससे नौकरियां जाती हैं, ट्रेड वॉर बढ़ती है, ये अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। वो हिस्सा उसमें लगा दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तो तुमने हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दिया है, और रोनाल्ड रीगन ने ऐसा कभी नहीं कहा था। रोनाल्ड रीगन ने यह भी कहा था कि टैरिफ से जो है टैरिफ देश की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो बात तुमने क्यों नहीं लगाई और तुम इस विज्ञापन को वापस लो। कनाडा ने विज्ञापन वापस नहीं लिया और अब 10% का टैरिफ लगा दिया गया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या विज्ञापन था, रोनाल्ड रीगन ने ऐसा क्या कहा था जिस पर ट्रंप इतने बेचैन हो गए। ओंटारियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के बाद में इस विज्ञापन को हटा दूंगा। और शुक्रवार रात को वर्ल्ड सीरीज के पहले मैच के दौरान इसको चलाया गया था। अब ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से मलेशिया जाते हुए अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि ये एडवर्टाइजमेंट तुरंत हटाना था, लेकिन इन्होंने इसको कल रात भी चलने दिया, ये जानते हुए भी कि ये एक धोखाधड़ी है। और ट्रंप ने फिर आगे लिखा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए और अमेरिका से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के लिए मैं कनाडा के ऊपर 10% टैरिफ की वृद्धि करता हूं। मतलब ये हमारे यहाँ ऐसे व्यवहार करने वाले आदमी को तुगलक कहते थे। तुगलक नहीं चलाया था ना चमड़े का। ये वही है, वही मेंटालिटी है कि मैं हूं जो हूं, मैं फरमान तुगलकी तरह फरमान देखा ही जाता है। मैं कुछ भी कर सकता हूं भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कनाडा अमेरिका का पड़ोसी नहीं है, ये लगभग भाई जैसे देश हैं। उनके साथ ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो फिर दुनिया में किसी और के साथ तो फिर राज्य क्या बनवाना ही है ना करें। उनको। अब वो भी एक बहुत इंसल्ट थी। वो तो कनाडा के उस वक्त के पुराने प्रधानमंत्री ने उसका बुरा माना। सर इस बात पर आदमी जो है रिश्ते बर्बाद कर रहा है अपने। पूरी दुनिया में वो इसी तरह से रिश्तों को चला रहे हैं और वो सच में, जिसको हम कभी कभी सिनिकल कहते हैं, सुनेंगे तो नहीं ना अभी वो, फिर 10% और बढ़ा दें हमारी बात करके, उनका भरोसा नहीं है। और उसमें वैसे वो बात जो है वो ठीक कह रहे हैं कि जो उन्होंने आगे की बात कही थी रीगन साहब ने, वो मैंने पूरा आपने सुना हो। हाँ, लेकिन कोई विज्ञापन बना रहा है तो अपने हिस्से की बात कहेगा ना, और वो जो बात कर रहा है उसको ट्विस्ट तो नहीं किया उन्होंने, ट्विस्ट नहीं किया ना। लेकिन मुद्दा वो विज्ञापन का नहीं है, आपका बिहेवियर किस तरह का है कि आप इंटरनेशनल पूरे सिस्टम में, रिलेशनशिप में, डिप्लोमेसी में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और हर चीज़ को लेकर आप समझते हैं कि जो आप सोचते हैं वही सही है और ये चलेगा। मुझे लग रहा है कि ये बहुत लोगों को अपने दुश्मन बनाते जा रहे हैं। नहीं सर, क्या देशों के रिश्ते ऐसे नहीं चलते केवल इस तरीके के, मतलब गिव एंड टेक पे चलते हैं। विश्वास भी तो कुछ चीज होती है। इन्होंने विश्वास तो बर्बाद कर दिया लगभग हर देश से, पूरे, हाँ, दुनिया भर के देशों के साथ ये कर रहे हैं। खत्म और समझ रहा है जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, पहली बार तो उसका व्यवहार ऐसा नहीं था। मतलब ऐसा क्या हो गया कि 5 साल राष्ट्रपति रहने के बाद दूसरे टर्म में वो इस तरीके से तुगलकी फरमान लेने लगे। आखिरी है ना सर, आखिरी, लेकिन पहले 5 साल उन्होंने देखा है ना कैसे चलता है। अमेरिका में ये व्यवस्था है कि 2 ही बार रह सकता है। अरे देखिए अमेरिका चीन का आप देखिए, ये भी यही, इससे भी आपको ये कि मतलब पल में तोला पल में माशा। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि दोनों देशों में अब जो बातचीत हुई है, तो हमने जो घोषणा की थी 155% टैरिफ चाइना पर लगाने की, उसमें हमने 55 तो पहले था, 100% ऊपर से लगाया था। तो अब हमारी बातचीत हो गई है, अब वो 100% लगाने की नौबत नहीं आएगी। कभी धमकाते हो, कभी फिर बात करके कहते हो अब उसकी जरूरत नहीं है। यही है ट्रंप की पॉलिसी, अगर इसको आप कोई नीति कह सकते हैं तो वो कह रहे हैं कि अब हम ये 100% टैरिफ नहीं। इसकी वजह क्या है? वजह है कि चीन ने बैकआउट नहीं किया, किसी मुद्दे पे वो पीछे नहीं हटा। उसने कहा हम आपका रेयर अर्थ मेटल्स और मैग्नेट्स जो हैं वो हमने उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, तो लगाई है, नहीं खोलेंगे अमेरिका के लिए भी। उस अमेरिका चाहता था कि उससे भारी मात्रा में सोयाबीन खरीदे, चाइना ने मना कर दिया, नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदा, धमकी दी और खुद फिर पीछे हटना पड़ रहा है अमेरिका को। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यवहार है, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पास समय तो 24 घंटे ही रहने वाला है, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि 24 घंटे का ही समय है और आज के आज सब खत्म करना है, तो रात तक जब हम नतीजे पर पहुंचेंगे तो शायद कोई भी काम पूरा नहीं रहेगा। और ये हमेशा जो मैनेजमेंट गुरुज हैं, या जिसको हम कहते हैं कि किसी भी तरह से काम को अच्छे से करने की जो विधि होती है, उसमें कि आपको पता होना चाहिए कि किस काम को आप कैसे करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा। ट्रंप को ये नहीं पता है। अगर ये पता होता तो जिस तरह से वो चाइना के साथ डील कर रहे हैं, जिस तरह से भारत के साथ डील कर रहे हैं, जिस तरह से रशिया के साथ डील रहे हैं, जिस तरह से कनाडा के साथ डील कर रहे हैं, सब छोड़ दीजिए, जिस तरह से उन्होंने इजराइल के साथ डील की,
आपको अगर ध्यान में जब आए उनके और नेतन्याहू के बीच में किस तरह के संबंध वाद विवाद हुए, फिर कैसे वो उनके साथी खड़े हो गए, फिर लगा कि अरे वो बीच बीच में डांट कर सब ठीक कर लेंगे। ऐसे दुनिया चलती नहीं है। और ट्रंप जो एक बात कहते हैं ना कि टैरिफ और ट्रेड, इससे हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, ये ठीक बात है। हमारे यहाँ तो 70 के दशक में वो महमूद वाली फिल्म थी मेरे ख्याल से ना, उसमें गाना था कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन वो भी रुपया भी कैसे काम करेगा? आप कहते हैं कि हमने आपको ये दिया, आज ये छीन लिया, इस तरह से क्या कुछ काम कर सकता है? और चीन के साथ तो जो जिस तरह से वो डील कर रहे हैं वो अमेरिका का ही ज्यादा नुकसान कर रहा है। चीन के स्टूडेंट आप रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। चीन का ट्रेड आप रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। और रेयर अर्थ मिनरल को लेकर तो वो भारत को भी परेशानी में चीन ने डाला हुआ है। लेकिन अमेरिका जब इस तरह से व्यवहार करता है तो हो सकता है कि कल को कोई वो डील कर ले। और शायद यही वजह है कि जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, दूसरे देश हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप के साथ कैसे खड़े हुआ जाए, इनके साथ 2 कदम आगे कैसे चले। जिन देशों ने इनके दबाव में इनकी शर्तों पर ट्रेड डील कर ली, वो यूरोप के देशों चाहे एशिया के, सब देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को हैंडल करने का तरीका है तो भारत को आ रहा है या चीन को आ रहा है। इन दोनों देशों को समझ में आ रहा है कि ट्रंप से कैसे डील करना है। कल ही हमारे वो कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा ना, कोई जल्दबाजी नहीं, और कनपट्टी पे बंदूक लगा के तो बिल्कुल हमसे कोई काम नहीं कराओगे। गाजा की बात कर लेते हैं। गाजा में सीज फायर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब एक नई शर्त रख दी है। पहला चरण क्या था कि आप हमारे बंधक लौटाएंगे, हमारे मृतकों के शव लौटाएंगे, हम आपके बंधक छोड़ेंगे। वो चरण अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लगभग 8-10 शव लौटाने अभी हमास को बाकी हैं इजराइल को। लेकिन अब नेतन्याहू ने कहा है कि जो अगला चरण आएगा जिसमें हमास को हथियार छोड़ने हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय बल सेना यहां तैनात की जाएगी, इस नेतन्याहू ने कहा यह इजराइल तय करेगा कि गाजा में तैनात होने वाली इंटरनेशनल फोर्स में किस किस देश की सेना होगी। उनको प्रॉब्लम मुख्यतः तुर्की से है और कतर से। इनके अलावा अभी, क्योंकि ये तो वो खुल के कह चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यूं नहीं होगा कि अमेरिका कह देगा आप एक फोर्स बना लीजिए और इस देश से भी ले लो, इस देश से भी ले लो 2000, इस देश से भी ले लो 500 सैनिक। ऐसे नहीं, हम बताएंगे आपको। अमेरिका अरब देशों की मदद से गाजा में इंटरनेशनल फोर्स तैनात करने की कोशिश कर रहा है और जो गाजा की एक फोर्स को ट्रेनिंग भी देंगे वो। इस बीच इजराइल की सेना ने एक हफ्ते में दूसरी बार गाजा के हमास के ठिकानों पर बम भी गिराए हैं। एक टारगेटेड किलिंग भी इन्होंने की है वहां पर। प्रोफेसर बता रहे हैं कि जो हमास है, इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा आर्म्ड ग्रुप है वो इस्लामिक जिहाद है, उसके एक कमांडर के ऊपर इन्होंने एक टारगेटेड मिसाइल अटैक कल ही किया है। उसको लेकर के एक बार फिर वहां काफी हंगामा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये जो फोर्स तैनात की जाएगी, मतलब जाहिर है इसमें नेतन्याहू अपना से तो चाहेंगे नहीं, इसलिए भी चाहेंगे। सामान्यतः जब ऐसा कोई पीस कीपिंग जाती है, आर्मी जाती है, तो यूनाइटेड नेशन करती है। लेकिन इस समस्या का समाधान यूनाइटेड नेशन के थ्रू नहीं हुआ है, इसलिए कोई वहाँ पर यूएन पीस कीपिंग नहीं होगा। यूएन पीस कीपिंग होता तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज से जो मंगाती है उसके अनुसार वहां पर वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर वो यूएन का प्रेरोगेटिव होता है। हाँ, ठीक है। ये तो 2 देशों के बीच में समझौता हुआ जिसमें तीसरे देश ने मध्यस्थता की और 20 लोग जो है वो उसको, जैसे हम अपने यहाँ कोई रजिस्ट्री कराते हैं तो 20 लोग उसके जो है विटनेस गवाह के तौर पे वहां पर ये रहे कि ऐसा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन पे ये हुआ है। देखिए, ये मत भूलिए कि ये हिस्सा आज भी इजराइल का हिस्सा है। सॉवरेंटी इजराइल की है, वहां पे उसको एक सर्टेन ऑटोनॉमी दी गई है। गाजा का स्टेटस क्या है? गाजा का स्टेटस, इंटरनेशनल लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस यह है कि आज के दिन में भी उसको एक इजराइल का एक्सटेंडेड ऑटोनोमस हिस्सा के तौर पर है। इसलिए उसको क्या किया जा रहा है कि भाई गाजा को आप 2 स्टेट में बांट दीजिए, वो 2 सॉवरेन स्टेट हो जाए। इसके लिए नाटो के देश भी कुछ सहमत हैं, अरब के कंट्रीज भी उसके लिए सहमत हैं, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा है, एक 2 नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि टर्की या वैसे लोग कि वहां पर सेनाएं आए जो हमास के साथ हमको कहीं ना कहीं अंदर खाने वो काम करते हुए दिखाई दें या उनके लिए काम करें। ये किसी भी हालत में चाहेगा, इजराइल किसी भी हालत में चाहेगा कि हमास का वहां पूरी तरीके से खात्मा हो। हम जितना से जितना जो है वो इजरायली वहां पर बसा सके, वहां की डेमोग्राफी हम चेंज कर सके। देश किसी हालत में नहीं बनने देगा, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो कह चुका है। ठीक सर। अब हमारे देश में
एक झगड़ा जो चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अब उसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा दोबारा, इसको लेकर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को एक चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर तय समय के अंदर जम्मू कश्मीर का फुल स्टेटहुड बहाल नहीं होता तो मैं चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे सरकार चलानी ही नहीं है ऐसे। पार्टी के अंदर और बाहर दरअसल लगातार उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है और महबूबा मुफ्ती ने तो उनको लगभग एक तरीके से ऐसे पेंट कर दिया है कि ये व्यक्ति चाहता ही नहीं है फुल स्टेटहुड। इसके बोलने ये दबाव नहीं बना रहे हैं, ये 370 वापस लाने की बात नहीं करते ये। और उमर अब्दुल्ला के पुराने बयान आप याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि अगर मैं मिलकर नहीं चलूंगा केंद्र के साथ, मतलब मिलकर मतलब बनाकर, मैं हर बात पर उलझता ही रहूंगा तो फिर वही होगा जो दिल्ली में होता था जब अरविंद केजरीवाल एक एक दस्तखत के लिए एलजी से लड़ाई करते थे। तो इन्होंने कहा मैं वैसे संबंध नहीं चाहता, लेकिन पॉलिटिक्स तो करनी है ना। अब 370 की मांग नहीं करोगे, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपका आधार आपसे नाराज होगा। ये बात उनको समझ में आ रही है। तो लेकिन अब ये जो चुनौती उन्होंने एक तरीके से फेंक दी है, अब इससे वापस नहीं हट सकते वो। तो अब एक डेडलाइन तो उमर अब्दुल्ला को देनी पड़ेगी कि अगर आपने इतने महीने में या इतने हफ्तों में नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और क्या वो फिर इस्तीफा देंगे? तो जितना एक उन्होंने अपनी तरफ से ये पब्लिक के बीच में मुद्दा उछाल दिया, लेकिन ओनस तो अब उनके ऊपर है कि वो बताएं कि मुझे इतने, मैं आपको इतना वक्त देता हूं, इसमें आप डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। समीर जी, ये कहने के लिए केवल या बिल्कुल, देखिए उमर अब्दुल्ला तो चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री है तो वो उसी तरीके से काम करे जैसे वो पहले काम करते थे। और अब आर्टिकल 370 वहां से खत्म हो चुका है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, उमर अब्दुल्ला का लग रहा हो कि मैं मुख्यमंत्री तो हूं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारे काम के लिए मुझे मनोज सिन्हा जी के पास जाना पड़ता है, पुलिस प्रशासन मेरे पास नहीं है, मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता हूं। तो कब तक चलेगा? देखिए उमर अब्दुल्ला की इच्छा जरूर है, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उस स्थिति में मुझे लगता है केंद्र सरकार अभी मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं देगी या राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं देगी, बिल्कुल देने की स्थिति में नहीं है। और राज्य का दर्जा भी मिलना संभव नहीं है। अभी लद्दाख में इतना उधम हो रहा है, वहां कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि भाई आप लद्दाख का सांसद अलग कीजिए, कारगिल का अलग सांसद बनाइए। लद्दाख जैसा छोटा सा जगह कह रही है कि हमारे यहाँ पे विधानसभा एक अलग से राज्य का दर्जा देकर विधानसभा बनाइए। तो अभी जिस तरीके से लद्दाख जला है और अभी लद्दाख के प्रतिनिधि से केंद्र सरकार की बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अभी इस दिशा में बढ़ेगी नहीं। और अभी जम्मू कश्मीर में जिस पाकिस्तान के बॉर्डर से जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था, तो केंद्र सरकार अभी किसी भी स्थिति में राज्य मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उमर अब्दुल्ला ये बात केवल कहने के लिए कह रहे हैं या वो इस हद तक जाने के लिए मजबूर होंगे? नहीं, इस्तीफा नहीं, किसी स्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे। वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी केंद्र से बातचीत भी होगी। फिलहाल केंद्र सरकार नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और आप इस्तीफा दोगे होगा क्या? एलजी रूल चलेगा, मतलब उससे उनको क्या हासिल है? नहीं, इसमें नेगोशिएशन क्या चल रहा है आप ये देखिए। स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा जम्मू कश्मीर को। दो चीजें उसमें, एक तो सरकार का, केंद्र सरकार का वादा है कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तरह से आदेश है, तो उसको बहुत दिन तक केंद्र सरकार नहीं टाल सकती पूर्ण राज्य को, मतलब स्टेटहुड देने का। अब स्टेटहुड को कंप्लीट स्टेटहुड देने के बीच में तकरार होगी। नहीं, अब या तो स्टेटहुड है या नहीं है उसमें, नहीं, ऐसे नहीं, या तो ये मॉडल है या फिर फुल मॉडल है। उसमें कुछ चीजों की रियायतें रखी जा सकती है कि भाई इतना बड़ा ये बॉर्डरिंग स्टेट है, जम्मू कश्मीर का स्टेटस अलग तरीके का है, तो केंद्र सरकार के पास भी कुछ अधिकार उस तरह के बने रहें और इनको जो है अधिकार मिल जाए, खासतौर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को बढ़ाने की बात है वो वहां पर मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नहीं है कि कल हो जाएगा, लेकिन और आप उन पर बहुत प्रेशर है। मैं मान रहा हूं, वो तो है, बिल्कुल है। नहीं, लेकिन ये लड़ाई ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलने की नहीं है ना। पुलिस चाहिए उनको, पुलिस चाहिए, लेकिन पुलिस को किस तरह से? देखिए, दो चीजें हैं। मुझे तो कई बार ये हैरानी होती है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट ये तय करना चाहिए कि किसी स्टेट को स्टेटहुड मिले या न मिले? ये क्या ये विषय है? क्या ये विषय ऐसे एंटरटेन किया जाना चाहिए? जम्मू कश्मीर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ था। मैं फिर वही कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर को आप मगरमच्छ के जबड़े से बाहर निकाल करके लाए हैं। इस देश में किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं इसे मानता हूं कि 1971 में जो बांग्लादेश पर विजय थी उसके बाद ये सबसे बड़ा मैंने किसी भारत सरकार के द्वारा निर्णय था। ऐसी स्थिति में यदि वहां की स्थिति आगे बिगड़ती है तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक। सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकता स्टेटहुड देना। बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी जगह पे जब हम कहते हैं तो किसके लिए ये सब हो रहा है? ये उमर अब्दुल्ला के लिए है या अमित शाह के लिए? न तो ये उमर अब्दुल्ला के लिए जम्मू कश्मीर है, ना अमित शाह के लिए। ये किसके लिए है?
जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए। पूर्ण राज्य का दर्जा देने से क्या उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? क्या पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद जिस कानून व्यवस्था के आधार पर आज हम ये कह रहे हैं कि वहाँ हालात बेहतर हो गए, वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पीवीआर खुल रहा है, वहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्या वो फिर से पुरानी स्थिति में चला जाएगा? क्या जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने, विशेष करके पीडीपी ने वहां एक कैडर की भर्ती की और उनके जरिए जो अलगाववादी बातें थी वो ज्यादा तेजी से होती थी, उसको आप कुछ एक्शन लेते थे तो नुकसान होता था, इस पूर्ण राज्य न होने की वजह से उस पर हरकतें हो पाई? इन सब को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर उमर अब्दुल्ला को लगता है कि बिना पुलिस के कोई काम नहीं हो सकता है, तो फिर तो ये कहा जाता है ना कि ये सारे लोग किसी विकास के लिए, समाज सेवा के लिए आते हैं, तो उसको पहले किनारे रख दे। दूसरा, क्या अभी भी इतनी ज्यादा वो एक अलगाववादी मानसिकता है या एंटी इंडिया कोई मेंटेलिटी है जो उमर अब्दुल्ला का कैडर इतना दबाव बना रहा है? या पीडीपी जो पूरी तरह से चुनाव हार गई उसके दबाव में उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति उल्टी करने जा रहे हैं? ये सवाल ज्यादा पड़ा है। और मुझे लगता है अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत तो नहीं मिलेगा। कहा है देने के लिए, खुद सदन में बोल चुके हैं, तो सदन में बोली बात को एक, जिसको कहते हैं ना कि अधिकृत तरीके से उसको माना चाहिए, तो वो दर्जा तो मिलेगा, लेकिन इस तरह से, इस तरीके से इस्तीफा देंगे ये नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है, मुझे कतई नहीं लगता कि इस्तीफा देंगे, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो फिर ठीक है, फिर से चुनाव होगा तो क्या करेंगे? अच्छा, अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे की जिससे देश के अंदर एक नई धुरी से राजनीति शुरू हुई थी। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, बिहार में हुआ, हंगामा हुआ, राजनीति हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा अब हम पूरे देश में कराएंगे। आज शाम को 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग, जिसमें वो 3 चरणों में देश भर में SIR का ऐलान कर सकता है। और पहले फेज में उन राज्यों में यह ड्राइव चलाई जाएगी मतदाता सूची के शुद्धिकरण की जहां अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, यहां सबसे ज्यादा हंगामा होगा, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी, इन राज्यों में अगले साल होना है इलेक्शन। SIR की प्रक्रिया अभी 1 नवंबर से ही शुरू हो जाएगी और चुनाव आयोग इसके लिए अधिकारियों के साथ 2 राउंड की बैठकें कर चुका है और तैयारी की जा चुकी है। इससे पहले बिहार में SIR हुई थी, पर काफी विरोध हुआ था। उससे सबक लेते हुए चुनाव आयोग इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर लिस्ट रिवीजन का बाकायदा पहले ऐलान करेगा, लेकिन ऐलान से पहले ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस ने इसे बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ से दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने की कोशिश बताया। कि कैसे अनुसूचित जात, अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़े का वोट काटा जाए, जो इसलिए संविधान में अंबेडकर साहब ने जो वोटिंग राइट दिया था, हर व्यक्ति को मताधिकार, वही छीनना चाहती थी बीजेपी। जनता ने 240 पे लाके उनकी हैसियत खत्म कर दी संविधान बदलने की, तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे। जरा बिहार में SIR में जरा देखें कितने घुसपैठियां, तो कोशिश वही हो रही है बाबा साहब भीमराव जी के, अंबेडकर जी के सिद्धांत की, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की, और पूरा विपक्ष पूरी शक्ति से इन वोटों की रक्षा के लिए सजग होकर रक्षा करे। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ने भी बोला, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जल्दबाजी क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग किसी खास पार्टी के प्रेशर में काम करता है। अच्छा होगा कि पहले बिहार में SIR के बाद चुनाव के नतीजे आ जाते, उससे पता लगता कि इससे क्या अंतर आया। पहले ही बिहार में SIR को लेके कुछ खदशात और कुछ शिकायतें की गई हैं। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम कि SIR कराने वालों को उस SIR का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस SIR का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा चुनाव के नतीजों से कि SIR का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कह रहे हैं कि इससे मान लेते बीजेपी को यदि फायदा हो गया इस चुनाव में,
तो यही कहेंगे कि बीजेपी जानबूझ कर हाँ, कहना वो यही चाहते हैं कि अगर महागठबंधन नहीं जीता तो मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सर, एसआईआर का बिहार के चुनाव से क्या लेना देना? एसआईआर तो ये प्रक्रिया है कि भाई जिसका डबल वोटर है, जो राज्य छोड़ के चला गया है, जो मर गया है लेकिन उसका वोटिंग में नाम है उसका, तो वो नाम हटाना है। जैसे बिहार में हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया ना, बाद में तमाम तरह के लोग वकील वहां गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अब 5 राज्यों में चुनाव करने जा रहा है। बिहार में तो समय नहीं था, उसके बाद भी बहुत बेहतर तरीके से चुनाव आयोग ने इसे कंप्लीट किया। बाकी 5 राज्यों के लिए भी चुनाव आयोग के पास समय है, तो चुनाव आयोग बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और ममता बनर्जी को, स्टालिन को, सब लोगों के पास स्वीकार करना चाहिए कि बिहार में बेहतर तरीके से हुआ है। अब चुनाव आयोग के पास बहुत अच्छा समय रहेगा। उन राज्य से भी वैसे जो अवैध घुसपैठी है या दूसरे वोटर से वो बाहर होंगे, तो सच चुनाव की दिशा में चुनाव आयोग का कदम है। केवल इतना से कह रहा हूं कि चुनाव नतीजों से इसका कोई संबंध है नहीं एसआईआर का। वो प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, उनका पॉलिटिकल इशारा है कि अब्दुल्ला साहब इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जब ये एसआईआर शुरू हुई थी बिहार में, तो सबसे बड़ा जो लॉजिक था विपक्ष में इसके विरोध में वो था कि भाई वहां पर समय नहीं है। तो अब तो जो एसआईआर की प्रोसेस शुरू होगा उन राज्यों में तो समय है ना, तो बेहतर समय के साथ हो जाए, इसमें क्या आपत्ति है? कहते थे कि भाई समय हो तो कोई किसी को ऐतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि ये ड्राइव चलाना या ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग का अधिकार है। अब होता रहे विरोध इस पर।